चलो आओ जी। सेक्शन 22 कल हो गया था। आगे आ जाओ। हम्म, चलो जी, कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर। ध्यान रखो, कोई भी कन्फेशन जो पुलिस ऑफिसर को बनाया गया है, शेल नो लिखा हुआ है, इसको नो को जरा बॉक्स कर लेना। शेल नॉट बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट द पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस। पकड़े यानी अगर कभी भी इन्वेस्टिगेशन के समय या फिर चार्जशीट फाइल करने के समय या चार्जशीट फाइल करने के बाद एट द टाइम ऑफ द ट्रायल अगर कोई पुलिस वाला आ जाता है कि हमने जो है कन्फेशन रिकॉर्ड कराया है, ठीक है जी, हमने फर्जी साफ वगैरह करवा के रखा हुआ, रिकॉर्ड वगैरह करवा के रखा हुआ, ध्यान रखना, आउटराइटली इनएडमिसिबल है, वो रिलेवेंट नहीं है। विच सेक्शन से सो, सेक्शन 23 से सो। नो कन्फेशन मेड बाय एनी पर्सन व्हाइल ही इज इन द कस्टडी ऑफ अ पुलिस ऑफिसर। ना ही कोई कन्फेशन जो किसी बंदे के द्वारा बनाया गया है, वो कब, वो जब पुलिस कस्टडी में था। अनलेस इट इज मेड इन द इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ द मजिस्ट्रेट, जब तक वो इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ द मजिस्ट्रेट के सामने ना हो जाए, शैल बी प्रूव्ड अगेंस्ट हिम। ठीक है जी। लेट से अगर इन्वेस्टिगेशन के समय मान लो किसी का कन्फेशन रिकॉर्ड तो हुआ है, ठीक है जी, वो अंडर पुलिस कस्टडी था, यस वो अंडर पुलिस कस्टडी भी था, लेकिन ये कन्फेशन रिकॉर्ड करने वाला पुलिस वाला नहीं है, ये कन्फेशन रिकॉर्ड करने वाला जज साहब है, ठीक है ना। कोई बात नहीं, रिलेवेंट है, एब्सोल्युटली रिलेवेंट है, ठीक है जी। सम केसेस में कंक्लूसिव प्रूफ भी है, लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ पुलिस वाले के सामने अगर कन्फेशन दिया गया, ध्यान रखना, इसी को रिलेवेंस प्रोवाइडेड दैट, परंतु यह बता दिया जाता है व्हेन कोई भी फैक्ट इज डिपोज टू एज डिस्कवर्ड इन कॉन्सिक्वेंस, लेकिन यह बता दिया जाता है कि अगर कोई फैक्ट वो डिपोज टू एज डिस्कवर्ड, वो डिस्कवर हो गया है इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन रिसीव करी गई थी उस बंदे से जो कि अक्यूज था किसी ऑफेंस का, कब, जब वो पुलिस कस्टडी के अंदर था, सो मच ऑफ सच इंफॉर्मेशन, उतनी इंफॉर्मेशन, ठीक है ना, इसको अंडरलाइन कर लेना, सो मच ऑफ सच इंफॉर्मेशन whether it amounts to a confession or not as relates distinctly to the fact discovered may be proved। अंडरलाइन करो कि वो कन्फेशन हो चाहे ना हो, उतनी स्टेटमेंट जितना अब बरामदगी हो चुकी है, जितनी डिस्कवरी स्टेटमेंट, ध्यान रखना, जितनी पोर्शन डिस्कवरी स्टेटमेंट की है कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बाय द वे ऑफ कन्फेशन, बाय नॉट द वे ऑफ द कन्फेशन, ठीक है जी, पुलिस वाले के सामने वाइल ही और शी इज इन द कस्टडी ऑफ द पुलिस ऑफिसर एट द टाइम ऑफ द इन्वेस्टिगेशन ट्रायल इंक्वायरी व्हाटसोएवर, ठीक है जी, सिंपल। उतना कन्फेशन, उतना कन्फेशन जितना डिस्कवरी स्टेटमेंट से मैच करता है, सिर्फ वो रिलेवेंट हो जाएगा, ठीक है जी। सिंपल हो गया। चलो जरा इस पे केस करो। निशिकांत झा का हो चुका है। केस का नाम स्टार लगा लेना, फाइल लगा लो, अग्नू नगेशिया, एसपीएससी का पेट केस है ये। अग्नू नागेशिया वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ठीक है जी, 1966 सुप्रीम कोर्ट। चलो जी, नेक्स्ट केस को लिखो। अगेन स्टार लगाओ, सीताराम वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, 1966 सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट करो जी, राम सिंह वर्सेस सोनिया, 2007 सुप्रीम कोर्ट। सेक्शन 23 का जो प्रोवाइजो है उस पे लिखो, स्टेट ऑफ एचपी हिमाचल प्रदेश वर्सेस जयचंद।
2013 सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट करो, स्टार लगा लो, फुलकुरी कोटैया वर्सेस एम्परर, 1947 प्राइवेट काउंसिल। ठीक है जी। एक सवाल बनता है, सेक्शन 23 का प्रोवाइजो क्या कॉन्स्टिट्यूशनल है? ठीक है जी। जिसका फैसला हुआ है स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस काठे कालू। भाई 5 स्टार लगा लेना। 1961 सुप्रीम कोर्ट। क्या कॉन्स्टिट्यूशन है? यस यस, इट इज कॉन्स्टिट्यूशन, एब्सोल्युटली कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट करो, भोम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, 1957 यूपी। चलो जी, आगे आ जाओ। कंसिडरेशन ऑफ प्रूव्ड कन्फेशन अफेक्टिंग पर्सन मेकिंग इट एंड अदर एंड अदर्स जॉइंटली अंडर ट्रायल ऑफ सेम। चलो, जब एक से ज्यादा आदमी जो है ट्राइड जॉइंटली हो रहे हैं, अंडरलाइन करो ट्राइड। किस लिए? फॉर द सेम ऑफेंस के लिए। और कन्फेशन बना दिया गया है किसी एक बंदे के द्वारा, और वो कन्फेशन जिसने बनाया उसको भी अफेक्ट कर रहा है और दूसरों को भी अफेक्ट कर रहा है। ठीक है जी। और वो कन्फेशन प्रूव हो गया है। द कोर्ट में टेक इन टू कंसिडरेशन, अब कोर्ट जो है टेक इन टू कंसिडरेशन सच कन्फेशन को कर लेगा एज अगेंस्ट सच अदर पर्सन, दूसरे बंदों के खिलाफ भी, एज वेल एज अगेंस्ट द पर्सन जिसने वो कन्फेशन बनाया है। ठीक है जी। लेट से डाकू हैं, कितने हैं? 5 डाकू हैं लेट से। ठीक है जी। अब 5 डाकू को पकड़ दिया गया, उनका एक ही ट्रायल चल रहा है। ठीक है जी। उनमें से एक डाकू जो है पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान टूट गया है। ठीक है जी। उसने कन्फेशन कर दिया है। अब वो कन्फेशन उसके खुद के तो अगेंस्ट में ही है। ध्यान रखना, कंडीशन यही है, कन्फेशन हमेशा अगेंस्ट में रहेगा। जैसे कि एडमिशन है, अगर सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट है तो ध्यान रखना वो ना तो एडमिशन है ना ही कन्फेशन है। ठीक है जी। चलो जी। अब सीन क्या होता है, वो एक बंदा जो है वो कन्फेशन कर लेता है, और वो कन्फेशन खुद को तो अफेक्ट कर ही रहा है, दूसरों को भी, अब उसके साथियों को भी बेसिकली अफेक्ट कर रहा है। ठीक है जी। तो इसके विषय में सेक्शन 24 में क्या लिखा है कि यस, कोर्ट तो कंसिडरेशन ले लेगी भैया उस कन्फेशन। ठीक है जी। चलो, explanation offense as used in this section includes the abatement attempt to commit such offense। yes, ध्यान रखना, abatement और attempt भी आ चुका है उस offense का, सेम offense। A trial of more person than one is held in the absence of the accused who has absconded or who fails to comply with the proclamation issued under section 84 of the Bharatiya नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 shall be deemed to be a joint trial for the purpose of this section। yes, उन 5 डाकुओं में से एक डाकू पकड़ा ही नहीं गया और वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो गया है सेक्शन 84 बीएनएसएस के अकॉर्डिंग। ठीक है जी। कोई बात नहीं, उसको भी हम सेम ट्रायल के अंदर मान लेंगे। ए बी जॉइंटली ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ सी, यह प्रूव हो गया है कि ए ने कहा है कि बी और मैंने जो है मर्डर किया है सी का। द कोर्ट में कंसीडर द इफेक्ट ऑफ दिस कन्फेशन एज अगेंस्ट बी, बिल्कुल ठीक बात है जी, उसके अगेंस्ट में भी दूसरे के अगेंस्ट में। ए इज ऑन हिज ट्रायल फॉर द मर्डर ऑफ सी, अपने ट्रायल पे स्टार लगा लेना इस पे। देर इज एविडेंस टू शो दैट, यहाँ एविडेंस है दिखाने के लिए क्या, कि सी वॉज मर्डर्ड बाय ए एंड बी, ए और बी दोनों ने मिलकर मारा है। और बी कहता है
ए और मैंने मिलकर सी को मारा है, उसकी जो स्टेटमेंट है, मे नॉट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन बाय द कोर्ट अगेंस्ट ए एज बी इज नॉट बीइंग जॉइंटली ट्राइड। क्यों? क्योंकि बी जो है और ए जॉइंटली ट्रायल के अंदर नहीं है। स्टार लगा लेना इलस्ट्रेशन में, बार बार पूछते ही। ध्यान रखना, ट्रायल ज्वाइंटली चल रहा हो तो ही सेक्शन 24 काम आएगा। अगर ट्रायल ज्वाइंटली नहीं चल रहा है तो यह सेक्शन 24 काम नहीं आएगा। चलो, सेक्शन 25, एडमिशन नॉट कंक्लूसिव प्रूफ बट में स्टॉप। ध्यान रखो, स्टार लगा लो। एडमिशन जो है, ध्यान रखना, कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होते। एडमिशन की बात कर रहा है, कन्फेशन की बात नहीं कर रहा। एडमिशन जो हो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होते हैं, लेकिन किंतु परंतु वे ऑपरेट हो सकते हैं एज एन एस्टोपल, लाइक एन एस्टोपल अंडर द प्रोविजंस हियरिन आफ्टर कंटेन। जो इसके बाद कहे गए उन प्रोविजंस के अंदर वो लाइक एन एस्टोपल यूज करे जा सकते हैं। ठीक है जी। सेक्शन 24 के ऊपर केस लिख लो। भुगनी साहू, स्टार लगा लेना। भूबनी साहू वर्सेस एम्प्रर, 1949, प्राइवेट काउंसिल। चलो, 26, केस in which statement of relevant fact by person who is dead or cannot be found etc is relevant। शाबाश, ठीक है जी। टाइम डिक्लेरेशन आ चुका है 26 में। स्टेटमेंट चाहे लिखकर हो चाहे वर्बल बोलकर हो, किसका? रिलेवेंट फैक्ट का, मेड बाय ऐसा बंदा जो कि डेड हो गया है, या जो कैनॉट बी फाउंड है, ठीक है जी, या हु हैज बिकम इनकेपेबल, ठीक है जी, इनकेपेबल हो गया है। कितना इनकेपेबल कि वो एविडेंस नहीं दे सकता है, या जिसकी अटेंडेंस जो है वो प्रोक्योर नहीं कराई जा सकती है विदाउट एन अमाउंट ऑफ डिले और एक्सपेंसेस। भैया बहुत खर्चा होगा और बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है जी। बंदा तो आ जाएगा लेकिन बहुत टाइम लग जाएगा। which under the circumstances the case appear to the court unreasonable। और इतना समय देना कोर्ट के लिए अनरीजनेबल सिद्ध होता है। आर themselves relevant, वो अपने आप में रिलेवेंट है। वो वाली स्टेटमेंट चाहे रिटन हो चाहे वर्बल हो, अपने आप में रिलेवेंट है। फैक्ट्स इन द फॉलोइंग केसेस नेमली, किन किन केसेस के अंदर? जब ये स्टेटमेंट इज मेड बाय अ पर्सन एज टू द कॉज ऑफ हिज डेथ, जब वो अपनी मृत्यु का कारण बता रहा हो, और एज टू एनी ऑफ द सर्कमस्टांसेस ऑफ द ट्रांजेक्शन, ठीक है जी, या फिर कोई किसी ऐसी ट्रांजेक्शन के विषय में बता रहा हो जिसके कारण उसकी डेथ कोज हुई है। इन केस, उन केस के अंदर इन विच द कोज ऑफ द पर्सन डेथ कम्स इनटू क्वेश्चन, जिन केसेस के अंदर उसकी डेथ क्वेश्चन के अंदर है, डिस्प्यूटेड है। सच स्टेटमेंट आर रेलिवेंट, वो जो स्टेटमेंट बना रहा है अपनी मौत के विषय में, ठीक है जी, वो रिलेवेंट हो जाएगी वेदर द पर्सन हु मेड देम और वाज नॉट, ठीक है जी, एट द टाइम व्हेन दे वर मेड अंडर एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ। ठीक है जी, अंडरलाइन कर लो। इंग्लिश लॉ और इंडियन लॉ के अंदर फर्क है, ठीक है जी। ध्यान रखना, उसको इस बात का एहसास हो चाहे ना हो कि भाई मेरी तो मृत्यु होने वाली है, ठीक है ना, उसको इस बात का एहसास ना हो जो ये स्टेटमेंट बना रहा है, ठीक है ना। अगर उसने स्टेटमेंट दे दी है और उसकी बाद में मृत्यु हो जाती है या फिर उसकी मृत्यु हो ही गई है, सीधी सिंपल सी बात है, उसकी स्टेटमेंट रेलेवेंट हो जाएगी एज ए डाइट डिक्लेरेशन। ठीक है जी। और बी कब होगी रिलेवेंट? जब स्टेटमेंट वाज मेड बाय किसी ऐसा बंदा जो कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर, और पर्टिकुलरली व्हेन इट कंसिस्ट ऑफ एन एंट्री, जब कोई ये एंट्री के विषय में बात हो रही है, या फिर कोई मेमोरेंडम है जो उसके द्वारा बनाया गया है किसी एक किताब के अंदर, जो केप्ट रखी जाती है इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, या इन द डिस्चार्ज ऑफ प्रोफेशनल ड्यूटी, अपने प्रोफेशनल ड्यूटी के डिस्चार्ज में, और ऑफ एन एक्नोलेजमेंट, या फिर कोई एक्नोलेजमेंट के विषय में, रिटन और साइंड बाय हिम, जो रिटन और साइंड बाय हिम हो, ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द मनी, रिसिप्ट ऑफ द मनी में गुड्स, सिक्योरिटीज और प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, और ऑफ ए डॉक्यूमेंट यूज्ड इन द कॉमर्स रिटन और साइंड बाय हिम। ठीक है जी। भैया ये चीजें बता रखी है इसके अंदर, ध्यान रखना।
ये पैसे की कोई किताब है, पैसे का हिसाब किताब रखने की, माल का हिसाब किताब रखने की, सिक्योरिटीज का हिसाब किताब रखने की, प्रॉपर्टी का हिसाब किताब रखने की, डॉक्यूमेंट है जो कि यूज वाणिज्य के अंदर यूज होती हैं जो किताबें, ठीक है ना, रोजनामचे वगैरह, और ऑफ द डेट ऑफ ए लेटर और अदर डॉक्यूमेंट यूजली डेटेड, ठीक है जी, बिल्कुल, और चिट्ठी पत्र भी हो सकती है अगर वो यूजली डेटेड करे गए हो, ठीक है जी, रिटर्न और साइन हो, ये सारी की सारी स्टेटमेंट जो है रिलेवेंट हो जाएगी अगर ये बंदा खत्म हो चुका है, अगर ये बंदा फाउंड नहीं हो सकता, अगर इसको पेश तो करवाया जा सकता है लेकिन बहुत ही ज्यादा डिले और एक्सपेंस लग जाएगा, या फिर ये बंदा इनकेपेबल हो चुका है तो उसकी स्टेटमेंट रिलेवेंट हो जाएगी। चलो, जब स्टेटमेंट इज अगेंस्ट द पेक्यूनरी और प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट, अंडरलाइन कर लो, पेक्यूनरी और प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट, पेक्यूनरी पैसे वाला, प्रोप्राइटरी प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट इन द पर्सन मेकिंग इट, और when if true it would expose him or would have exposed him to a criminal prosecution। yes, कोई एक आदमी स्टेटमेंट दे रहा था और वो स्टेटमेंट उसके अगेंस्ट में थी और कल को वो ऊपर मर गया, डिले कोज हो गया, इनकेपेबल हो गया, गुम हो गया, ठीक है जी, तो ये रिलेवेंट हो जाएगा सी के अंदर। जब द स्टेटमेंट गिव्स द ओपिनियन ऑफ एनी पर्सन, ठीक है जी, डी के अंदर ओपिनियन की बात आगे अंडरलाइन कर लेना, ऑफ सच पर्सन एज टू द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी पब्लिक राइट, किसके विषय में है, पब्लिक राइट और कस्टम और मैटर ऑफ पब्लिक या फिर जनरल इंटरेस्ट में है, ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ विच इफ इट एग्जिस्टेड he would have been likely to be aware, and when such statement was made before any controversy as to such right, custom or matter had arisen, ठीक है जी, जब कभी भी ये कस्टम और मैटर्स अराइजन हो जाएंगे, ठीक है जी, तो उसके द्वारा बनाई गई स्टेटमेंट, उसके द्वारा बनाई गई स्टेटमेंट जो उसके ओपिनियन के ऊपर बेस्ड है, ठीक है जी, वो रिलेवेंट हो जाएगी। ई, जब स्टेटमेंट संबंध रखती है एग्जिस्टेंस से, कोई रिलेशनशिप बाय ब्लड हो, रिलेशनशिप बाय मैरिज हो, रिलेशनशिप बाय अडॉप्शन हो, दो बंदों के बीच में, एज टू हूज रिलेशनशिप, जिसकी रिलेशनशिप बाय ब्लड मैरिज और अडॉप्शन, द पर्सन मेकिंग द स्टेटमेंट हैज स्पेशल मीन, जिसके पास स्पेशल मीन्स है, उसकी नॉलेज के पीछे स्पेशल ग्राउंड है कि उसको कैसे पता है कि रिलेशनशिप बाय ब्लड मैरिज और अडॉप्शन है, ठीक है जी, एंड व्हेन द स्टेटमेंट वाज मेड बिफोर द क्वेश्चन इन डिस्प्यूट वाज रेज्ड, ठीक है जी, तो उसकी ये स्टेटमेंट जो है वो रिलेवेंट हो जाएगी। एफ, व्हेन द स्टेटमेंट रिलेट्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ ए रिलेशनशिप बाय ब्लड मैरिज और अडॉप्शन बिटवीन पर्सन डिसीज as is made in any will or deed relating to the affairs of the family to which any such deceased person belonged, or in any family pedigree, or upon any tombstone, family portrait, or other thing on which such statements are usually made, and when such statement was made before the question in dispute was raised। बिल्कुल ठीक बात है जी, जब फैमिली पेडिग्री की बात आ चुकी है, टॉम्बस्टोन की बात आ चुकी है, ठीक है जी, तो ऐसा आदमी जिसके पास स्पेशल नॉलेज हो, ठीक है, स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज हो, उसकी जो स्टेटमेंट है वो रिलेवेंट हो जाएगी जी। जब स्टेटमेंट इज कंटेन्ड इन किसी डीड के अंदर, विल या फिर अदर डॉक्यूमेंट के अंदर जी, विच रिलेट्स टू एनी सच ट्रांजैक्शन, जो किसी ट्रांजैक्शन के विषय में जो सेक्शन 11 में लिखी गई है, वही ट्रांजैक्शन इंस्टांस, कस्टम रिचुअल से रिलेटेड, वो रिलेवेंट हो जाएंगी। एच, जब स्टेटमेंट वाज मेड बाय नंबर ऑफ पर्सन, बहुत सारे बंदों के द्वारा बनाई गई, अंडरलाइन करो, एंड एक्सप्रेस्ड फीलिंग, या फिर वो फीलिंग्स एक्सप्रेस करी गई हो, या फिर वो लोगों के इंप्रेशंस हो ऑन देयर पार्ट, उनके पार्ट पर, रिलेवेंट टू द मैटर इन क्वेश्चन, जो रिलेवेंट टू द मैटर इन क्वेश्चन में हो, ध्यान रखना वो सारी की सारी स्टेटमेंट रिलेवेंट हो जाएंगी। ए, द क्वेश्चन इज वेदर ए वाज मर्डर्ड, क्वेश्चन क्या है कि क्या ए मर्डर हुआ है बी के द्वारा, और ए डाइज जो है वो इंजरी से मरा, जो कि रिसीव्ड इन द ट्रांजैक्शन ऑफ द कोर्स ऑफ विच शी वाज रेप, ठीक है, जिसके कारण रेप, क्या उसके कारण मृत्यु हुई उसकी। द क्वेश्चन इज वेदर शी वाज रेप्ड बाय बी, क्वेश्चन क्या है कि वो क्या उसका रेप हुआ था बी के द्वारा, और द क्वेश्चन इज वेदर क्या ए किल्ड बाय बी, बी के द्वारा मृत्यु कारित हो गई थी, अंडर सच सर्कमस्टेंसेस, उन सर्कमस्टेंसेस में दैट कि एक केस वुड लाई अगेंस्ट बी, वुड लाई जो बी के अगेंस्ट में ले करता है, बाय एज विडो, ठीक है जी, जो एक विडो उसके द्वारा स्टेटमेंट बनाई गई है ए के द्वारा, एज टू द कोज ऑफ हिज डेथ, जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई, या फिर उस अगर वो हर है तो हर, चलो ठीक है जी, रेफरिंग रिस्पेक्टिवली टू द मर्डर, ठीक है जी, जो मर्डर के विषय में है, द रेप एंड द एक्शनेबल रॉन्ग अंडर कंसिडरेशन आर रिलेवेंट फैक्ट, ठीक है जी, अब ये जो रेप हुआ है जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई है, ठीक है जी, ये भी रिलेवेंट हो जाएगा। चलो जी, द क्वेश्चन इज एज टू द डेट ऑफ एज बर्थ, कि एक एंट्री है किसमें, डायरी में, जो कि डिसीज सर्जन है, मृतक सर्जन है, जो कि रेगुलरली
उस किताब को कीप करता था इन द कोर्स ऑफ बिजनेस में, जिसके अंदर लिखा होता था किसी गिवन डे के ऊपर उसने अटेंड किया एक ही माँ को और डिलीवरी करी उसकी। ये रिलेवेंट फैक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन, क्या ए नागपुर में था किसी गिवन तारीख पे, ठीक है जी, एक स्टेटमेंट जो कि एक डायरी में है, जो कि डिसीज सोलिसिटर है, जो रेगुलरली केप करता है इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ हिज बिजनेस, दैट किसी एक पर्टिकुलर दिन के ऊपर उसने सोलिसिट किया है और अटेंड किया है ए को एट सच प्लेस मेंशन्ड एज नागपुर फॉर द पर्पस ऑफ कन्फरिंग विद हिम अपॉन स्पेसिफाइड बिजनेस, किसी बिजनेस पर्पज से। यह एक रिलेवेंट फैक्ट हो जाएगा। द क्वेश्चन इज वेदर के एक शिप उसको सेल किया जा रहा था मुंबई हार्बर से किसी गिवन डेट के ऊपर, एक लेटर जो कि लिखा गया है एक डिसीज्ड मेंबर ऑफ द मर्चेंट फर्म बाय विच, जिसके द्वारा शी वो चार्टर, ठीक है, जिसके द्वारा शिप चार्टर करी गई थी, टू देयर कोरस्पोंडेंस इन चेन्नई, ठीक है जी, अपने कोरस्पोंडेंस के द्वारा चेन्नई में, टू whom द कार्गो वाज कंसाइंड, जिसके द्वारा कार्गो कंसाइन किया गया था, स्टेटिंग दैट, यह कहते हुए स्टेटमेंट आई है क्या, शिप सेल्ड ऑन द गिवन डे फ्रॉम मुंबई पोर्ट, के पर्टिकुलर डे के ऊपर मुंबई से पोर्ट जो है वो आगे बढ़ेगा, इज अ रेलिवेंट फैक्ट, यह रेलिवेंट फैक्ट हो जाएगा। ई, एक क्वेश्चन है वेदर रेंट वाज पेड टू ए फॉर अ सर्टेन लैंड, ए लेटर फ्रॉम ए जो कि डिसीज्ड एजेंट है, ए सेइंग दैट ही हैड रिसीव्ड द रेंट ऑन एज अकाउंट एंड हेल्ड इट एज एज ऑर्डर इज रिलेवेंट फैक्ट, बिल्कुल ठीक बची, उसके अगेंस्ट अगेंस्ट में आ जाएगी। चलो जी, निशान लगाओ, इस पे तो सभी पे निशान लगा लो। ये देख लो जरा आई, द क्वेश्चन इज वेदर अ गिवन रोड इज ए पब्लिक वे, एक स्टेटमेंट है ए के द्वारा, ठीक है जी, अ डिसीज्ड, ए कौन है, ये एक डिसीज्ड हेडमैन है किसी गांव का, मतलब सरपंच था वो डिसीज, दैट ये जो रोड है ये पब्लिक है, ये एक रिलेवेंट फैक्ट है, ठीक है जी। चलो आगे आ जाओ, और कौन कौन सा है इसमें जो मुझे पढ़ाना चाहिए। ऐसे देख लो द क्वेश्चन, क्या व्हाट वाज द कॉज ऑफ wreck ऑफ ए शिप, अ प्रोटेस्ट मेड बाय द कैप्टन, ठीक है जी, हुज अटेंडेंस कैन नॉट बी प्रोक्योर्ड इज अ रिलेवेंट फैक्ट, ठीक है जी, बिल्कुल सही बात है जी। और एम देख लो, क्वेश्चन क्या है वेदर, क्या और कब ए एंड बी शादीशुदा हुए, ठीक है जी, एक एंट्री है जो कि मेमोरेंडम बुक के अंदर लिखी गई है सी के द्वारा, कौन है ये, डिसीज्ड फादर है किसका, बी का, ऑफ हिज डॉटर में से, अपनी शादी, अपनी बेटी की शादी के विषय में किताब, उसने ये किताब क्या क्या कह रहा हूँ, एक कॉपी एक नोट लिखा हुआ है विद ए ऑन द गिवन डेट, उस डेट के ऊपर, यह रिलेवेंट है, ठीक है जी। एन, ए स्यू करता है बी को फॉर ए लीबल एक्सप्रेस्ड इन ए पेंटेड कैरिकेचर, ठीक है जी, एक पेंटेड कैरिकेचर के अंदर एक लीबलेस कंटेंट कर दिया है, ठीक है जी, बी ने ए के खिलाफ, इसी कारण से ए ने बी के खिलाफ सूट कर दिया है, एक्सपोज इन ए शॉप विंडो, जो एक शॉप विंडो के अंदर दिखाई दे रहा है, द क्वेश्चन इज एज टू द सिमिलैरिटी ऑफ द कैरिकेचर एंड इट्स लिबलेस कैरेक्टर, ठीक है जी, कैरिकेचर की सिमिलैरिटी और लिबरस कैरेक्टर के विषय में क्वेश्चन आ गया, द रिमार्क ऑफ ए क्राउड, ठीक है जी, अब क्राउड क्या कहती है, लेट्स से क्राउड उसको देख जनरली देखकर हंस रही है, ठीक है जी, और मजाक उड़ा रही है उसका, ठीक है जी, ये सारे के सारे प्रूव किए जा सकते हैं, ये लास्ट पॉइंट के अंदर आ जाएंगे ओपिनियन के अंदर, ठीक है जी। चलो साइन डिक्लेरेशन में लिख लो, ये स्लो लिख लो भैया डाइन डिक्लेरेशन में। कंसराज, स्टार लगा लेना, बहुत बार पूछते हैं, वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, 2000 सुप्रीम कोर्ट, आर वर्सेस फोस्टर, ध्यान रखना, ये रेस्ट जेस्टे में भी काम आ रहा था आपको, ठीक है जी, और ये डाइन डिक्लेरेशन में भी आपको काम आ रहा है। हम्म, देखो जी, पकाला नारायण स्वामी का केस, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, रेफरेंस ले लेना क्योंकि बहुत बार जिक्र आ चुका है इसका, शरद बिरदी चंद, शारदा, मैं सिर्फ इसका आंसर नाम लिख रहा हूँ, ठीक है जी, बहुत बार आ चुका है ये।
भगीरथ वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, 1997 सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट पे आ जाओ। क्वीन वर्सेस अब्दुल्ला, ये भी दोबारा आ रहा है। चलो जी, स्टार लगाओ नेक्स्ट केस के ऊपर। कौशल राव वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, 1952 सुप्रीम कोर्ट। ये भी कर लो जी, नेक्स्ट पे भी स्टार लगा लो। कलावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, 2009 सुप्रीम कोर्ट। चलो जी, मल्टीपल डाइन डिक्लेरेशन पर मुकेश एंड अदर्स, स्टेट ऑफ एनसीडी दिल्ली, 2017 सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट करो, हरियाणा में बहुत पूछते हैं, हरीश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, 2014 सुप्रीम कोर्ट। एक आधा केस मैंने छुड़वा दिया है जो काम का नहीं है, मैं एक बार दोबारा से नजर मार लूं अगर। ठीक है। 27, relevancy of certain evidence for proving in subsequent proceeding truth of facts therein stated। ठीक है जी, एविडेंस गिवन एक विटनेस के द्वारा किसी जुडिशियल प्रोसीडिंग में और या फिर सामने एनी पर्सन अथोराइज बाय लॉ टू टेक इट, जो एविडेंस ले सकता है उसके सामने कोई स्टेटमेंट दे दी, वह रिलेवेंट हो जाएगी फॉर द पर्पस ऑफ प्रूविंग, ये प्रूव करने के लिए किसी सब्सीक्वेंट जुडिशियल प्रोसीडिंग में। अंडरलाइन करो, सब्सीक्वेंट जुडिशियल प्रोसीडिंग, ठीक है जी। ये सेक्शन 26 का रिलेटेड है, ध्यान रखना। बट ये ध्यान रखना, ये सेक्शन 26 के अंदर पुरानी जुडिशियल प्रोसीडिंग और नई जुडिशियल प्रोसीडिंग की बात नहीं हो रही है, वहां तो पुरानी स्टेटमेंट बनी है और नई स्टेटमेंट नहीं आ रही है, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। सेक्शन 27 के अंदर ये जो स्टेटमेंट आ रही है, अदरवाइज ये किसी पुरानी जुडिशियल प्रोसीडिंग में आ रही है और उसको अलग जुडिशियल प्रोसीडिंग में यूज करने की बात कर रहे हैं, ठीक है जी, उसको रिलेवेंट कर रहे हैं। और या फिर लेटर स्टेज ऑफ द सेम जुडिशियल प्रोसीडिंग, एक ही जुडिशियल प्रोसीडिंग की लेटर स्टेज के ऊपर, द ट्रूथ ऑफ द फैक्ट विच इट स्टेट, ठीक है जी। when the witness is dead, अगर वो विटनेस डेड हो जाए, कैन नॉट बी फाउंड हो जाए, इनकेपेबल हो जाए एविडेंस देने से, और केप्ट, इस ये जो एक अलग चीज है इसको अंडरलाइन करो, केप्ट आउट ऑफ द वे बाय द एडवर्स पार्टी, एडवर्स पार्टी के द्वारा अगर उसको नहीं घुसने दिया जा रहा है, और हिज प्रेजेंस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड विदाउट एन अमाउंट ऑफ डिले और एक्सपेंसेस, ठीक है जी, विच अंडर द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस द कोर्ट कंसीडर अनरीजनेबल, कोर्ट को लगता है अनरीजनेबल है, डिले बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है जी। चलो जी, तो फिर क्या करेंगे, तो उसकी जो स्टेटमेंट है जो पुरानी जुडिशियल प्रोसीडिंग के अंदर जो है वो रिलेवेंट हो जाएगी। प्रोवाइडेड दैट प्रोसीडिंग्स वॉज बिटवीन द सेम पार्टीज, यह बता दिया जाता है कि जो प्रोसीडिंग है बिटवीन द सेम पार्टीज होनी चाहिए या फिर उनके रिप्रेजेंटेटिव इंटरेस्ट के बीच में होनी चाहिए। दैट के एडवर्स पार्टी इन द फर्स्ट प्रोसीडिंग, जो एडवर्स पार्टी है फर्स्ट प्रोसीडिंग के अंदर, हैड द राइट एंड अपॉर्चुनिटी, उनके पास राइट एंड अपॉर्चुनिटी हो टू क्रॉस एग्जामिन करने के लिए, एंड द क्वेश्चंस इन इशू वर सब्सटेंशियली द सेम इन द फर्स्ट एज इन द सेकंड प्रोसीडिंग, ठीक है जी। और या फिर
जो क्या बोलते हैं, क्वेश्चन जो था वो सब्सटेंशियली सेम होना चाहिए फर्स्ट और सेकंड प्रोसीडिंग के अंदर, ठीक है जी। और ऐसी प्रोसीडिंग होनी चाहिए जिसमें फर्स्ट प्रोसीडिंग के अंदर एडवर्स पार्टी को पूरी राइट एंड अपॉर्चुनिटी मिली थी क्रॉस एग्जामिन होने की, करने की, ठीक है जी। चलो जी। सेक्शन 27 पे लिख लो एक केस। सेक्शन 27 पे लिख लो भैया। दल बहादुर। दल बहादुर सिंह वर्सेस बिजाई बहादुर सिंह। 1930 प्राइवेट काउंसिल। चलो जी। एक्सप्लेनेशन, एक क्रिमिनल ट्रायल या फिर इंक्वायरी शैल बी डीम्ड टू बी द प्रोसीडिंग बिटवीन द प्रोसिक्यूटर एंड अक्यूज्ड विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। बस पढ़ने के लिए पढ़ लिया है, सेक्शन 28 पे आ जाओ। एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट व्हेन रिलेवेंट, यस किसी बुक के अंदर कोई एंट्री कर दी गई है कब रिलेवेंट होगी। एंट्रीज किसी बुक के अंदर, अकाउंट बुक के अंदर, ठीक है जी, इंक्लूडिंग दोज जिसके अंदर कौन कौन सी इंक्लूड हो रही है, मेंटेन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर मेंटेन होती हो, रेगुलरली केप्ट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, जो कोर्स ऑफ बिजनेस में रेगुलरली कीप कर रखी जाती हूँ, आर रिलेवेंट, वो रिलेवेंट है वेन एवर, जब कभी भी, दे रेफर टू ए मैटर इन टू विच द कोर्ट हैज टू इंक्वायर, बट सच स्टेटमेंट शैल नॉट अलोन बी सफिशिएंट, ये जो स्टेटमेंट है वो अलोन सफिशिएंट नहीं रहेंगी, एविडेंस टू चार्ज एनी पर्सन विद लायबिलिटी, ठीक है जी। सिर्फ इन्हीं के कारण जो है, सिर्फ सिर्फ अगर इन्हीं इन्हीं की अवेलेबिलिटी, इन एंट्रीज या बुक्स की अवेलेबिलिटी है, ध्यान रखना, ये सफिशिएंट नहीं है कि किसी बंदे के ऊपर लायबिलिटी लगा दिया जाए, चार्ज लगा दिया जाए, ठीक है ना, इतना बस ध्यान रखना। हाँ, ये एंट्रीज एलिमेंट जरूर। ए जो है वो केस करता है बी के ऊपर, किस लिए, 1,000 रुपए के ऊपर, ठीक है जी। और शो एंट्री दिखाता है किसकी, अकाउंट बुक के अंदर, जिसके अंदर बी टू बी इंडेबिटेड टू हिम ऑफ दिस अमाउंट, ठीक है जी, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि पी ने 1,000 रुपया उधार लिया उसे। द एंट्री इज रिलेवेंट, एंट्री जो है रिलेवेंट है, बट यह सफिशिएंट नहीं है विदाउट दूसरे एविडेंसेस के जो प्रूव करे उधार को, ठीक है जी। सेक्शन 29, रिलेवेंसी ऑफ एंट्री इन द पब्लिक रिकॉर्ड और ऑन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मेड इन परफॉर्मेंस ऑफ द ड्यूटी, ठीक है जी। देखो, कोई ड्यूटी परफॉर्म हो रही है, ठीक है जी, और उसके अंदर कोई एंट्री कर दी गई है किसके अंदर, पब्लिक रिकॉर्ड के अंदर या फिर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के अंदर, वो रिलेवेंट कहाँ हो गया, 29 के अंदर रिलेवेंट हो गया। 30 सीधा रेलेवेंसी ऑफ द स्टेटमेंट इन मैप, ध्यान रखना है, एक क्वेश्चन यूं कहीं आ जाता है हेडिंग से डायरेक्ट आ जाता है इनके अंदर से, इस वजह से डायरेक्ट ही पढ़ा रहा हूँ। रेलेवेंसी की जो भी स्टेटमेंट है किसी मानचित्र के अंदर लिखी गई है, किसी चार्ट के अंदर लिखी गई है, या किसी प्लान के अंदर लिखी गई है, ठीक है ना, ये साइट प्लान, ये शहर का प्लान, ठीक है जी, उसके अंदर जो लिखी होती है सब रिलेवेंट हो जाती है। 31, रिलेवेंसी ऑफ द स्टेटमेंट एज टू द फैक्ट ऑफ पब्लिक नेचर, ठीक है जी, बार बार पूछते हैं, ध्यान रखना, रिलेवेंसी किसकी, स्टेटमेंट की जो कि पब्लिक नेचर से जुड़ा हुआ है, ठीक है जी, कोई सवाल, कंटेन इन सर्टेन एक्ट, जो किसी सर्टेन एक्ट के अंदर है और नोटिफिकेशन के अंदर है, वो कहां पर रिलेवेंट हो जाएगा, वो सेक्शन 31 में रिलेवेंट हो जाएगा, ठीक है जी। जब कभी भी कोर्ट हैज टू फॉर्म एन ओपिनियन, कोई ओपिनियन फॉर्म करना है एज टू द एग्जिस्टेंस ऑफ कोई फैक्ट जो कि पब्लिक नेचर का हो, कोई स्टेटमेंट जो कि बनाई गई हो, या फिर कोई रिसाइटल कंटेन करी गई हो किसी सेंट्रल एक्ट के अंदर और स्टेट एक्ट या स्टेट एक्ट के अंदर, या फिर किसी सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के अंदर, अपीयरिंग इन द रिस्पेक्टिव ऑफिशियल गजट or in any printed paper or in an electronic or digital form purporting to be such gazette is a relevant fact, ठीक है, ध्यान रखना ये सारा का सारा relevant fact रहेगा। 32, relevancy of statements as to any law contained in any law book including electronic or digital form, ठीक है जी। रेलेवेंसी किस चीज की बता रहे हैं, किसी स्टेटमेंट की, एज टू एनी लॉ, किसी लॉ के विषय में है, कंटेंट किसी लॉ बुक के अंदर है, इंक्लूडिंग किसी इलेक्ट्रॉनिक या फिर डिजिटल फॉर्म के अंदर, सब के सब रिलेवेंट है। अब जैसे डायरेक्ट है आपके हाथ में, क्या ये रिलेवेंट है इसके अंदर जो लिखा हुआ, हाँ किसी केस के अंदर रिलेवेंट हो सकता है, ठीक है जी। 33,
कितनी स्टेटमेंट जो है प्रूव करी जाए। व्हाट एविडेंस टू बी गिवन व्हेन स्टेटमेंट फॉर्म पार्ट ऑफ ए कन्वर्सेशन, डॉक्यूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, बुक और सीरीज ऑफ लेटर्स और पेपर। जब कभी भी कोई स्टेटमेंट ऑफ विच एविडेंस इज गिवन फॉर्म पार्ट ऑफ ए लॉन्गर स्टेटमेंट, को बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, और ऑफ ए कन्वर्सेशन, किसी कन्वर्सेशन का पार्ट है, ऑफ एन आइसोलेटेड डॉक्यूमेंट, और इज कंटेन्ड इन एनी किसी डॉक्यूमेंट में, विच फॉर्म पार्ट ऑफ ए बुक, जो किसी किताब का पार्ट बनता है, और या फिर कंटेन है किसी पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के अंदर, या फिर कनेक्टेड है किसी सीरीज ऑफ लेटर्स या सीरीज ऑफ पेपर्स के अंदर, एविडेंस शैल बी गिवन ऑफ सो मच, उतना एविडेंस दो और उससे ज्यादा नहीं। स्टेटमेंट जो कि कन्वर्जेशन, डॉक्यूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक बुक, जो किसी भी चीज के अंदर हो बेसिकली, जितना कोर्ट कंसीडर करे कि जरूरी है, सिर्फ उतना दो जितना कोर्ट को जरूरी लगता है, बाकी आपको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। 34 में जजमेंट ऑफ कोर्ट्स व्हेन रिलेवेंट, कोर्ट की जजमेंट रिलेवेंट कब हो जाती है। ध्यान रखना एक क्वेश्चन इस पार्ट में से, द एग्जिस्टेंस ऑफ कोई जजमेंट, ऑर्डर और डिक्री विच बाय लॉ प्रिवेंट्स कोई कोर्ट फ्रॉम टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ द सूट और होल्डिंग ए ट्रायल इज ए रिलेवेंट फैक्ट व्हेन द क्वेश्चन इज वेदर सच कोर्ट ought टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ सच सूट और टू होल्ड सच ट्रायल। बिल्कुल सही बात है जी, रिलेवेंट हो जाएगा। 35 रिलेवेंसी ऑफ सर्टेन जजमेंट्स इन प्रोबेट एक्सेट्रा, जो इसके अंदर आपको काम की बात याद करने की है, एक फाइनल जजमेंट है या फाइनल ऑर्डर है या फाइनल डिग्री है किसी कंपिटेंट कोर्ट की या किसी ट्रिब्यूनल की, इन द एक्सरसाइज ऑफ अंडरलाइन प्रोबेट, नंबर 1 मैट्रिमोनियल, नंबर 2 एडमिरलिटी, नंबर 3 इंसॉल्वेंसी, नंबर 4। ठीक है जी। IMAP, IMAP, ठीक है जी। ये चार जो केसेस हैं इनके अंदर जो जजमेंट है, ठीक है जी, इन द एक्सरसाइज विच कन्फर्स अपॉन और टेक्स अवे फ्रॉम एनी पर्सन एनी लीगल करेक्टर, जिस जजमेंट के थ्रू, डिग्री ऑर्डर के थ्रू कोई लीगल करेक्टर ले लिया गया है, ऑफ विच डिक्लेयर्स एनी पर्सन टू बी एंटाइटल्ड, ठीक है जी, और विच या फिर डिक्लेयर किया गया किसी बंदे को एंटाइटल्ड टू एनी सच करेक्टर, और टू बी एंटाइटल्ड टू एनी स्पेसिफिक थिंग, या फिर एंटाइटल कर दिया गया किसी स्पेसिफिक थिंग के लिए, नॉट एज अगेंस्ट एनी स्पेसिफाइड पर्सन बट एब्सोल्युटली, ठीक है जी, स्पेसिफाई पर्सन नहीं बट एब्सोल्युटली, हाँ वह रिलीवेंट हो जाएगी जब एग्जिस्टेंस ऑफ उस लीगल करेक्टर की बात आएगी, उस टाइटल की बात आएगी। ठीक है ना, तो ये पुरानी जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर जो रिलेवेंट हो जाएगा, बट चार केसेस के अंदर बात हुई है। ठीक है जी, IMAP के। चलो, ये जो जजमेंट है, ऑर्डर और डिक्री, यह कॉन्क्लूसिव प्रूफ रहेगी। ध्यान रखना, यहां से सवाल आता है, एनी लीगल करेक्टर, जब कोई लीगल करेक्टर विच इट कन्फर्स accrued at the time, ठीक है जी, जब वो कन्फर करें accrued at the time when such judgment order or decree came into operation, ठीक है जी, जब वो जजमेंट ऑर्डर डिक्री वो ऑपरेशन में आएंगे तब, ध्यान रखना, ये कॉन्क्लूसिव प्रूफ रहेगा। एनी लीगल करेक्टर टू विच इट डिक्लेयर्स एनी सच पर्सन टू बी एंटाइटल्ड, ठीक है जी, जब कोई भी लीगल करेक्टर है जिसके लिए डिक्लेयर किया जाता है किसी बंदे को वो एंटाइटल है, एक्रूड टू दैट पर्सन, यह एक्रू होता है उस पर्सन के ऊपर, एट द टाइम, उस समय, जब यह जजमेंट ऑर्डर और डिक्री डिक्लेयर्स इट, यह डिक्लेयर किया जाता है उस ऑर्डर डिक्री के थ्रू, ठीक है जी, टू हैव एक्रूड टू दैट पर्सन, कि ये एक्रू हो चुका है उस पर्सन में। नंबर 3, एनी लीगल करेक्टर विच इट टेक्स अवे, ठीक है जी, फ्रॉम एनी सच पर्सन seized at the time from which such judgment order or decree declared that it had seized or should seize, ठीक है जी, and anything to which it declares any person to be so entitled was the property of, छोड़ दो इसको, 36 पे आ गए, रिलेवेंसी किसकी, एंड अफेक्ट किसका, जजमेंट का, ऑर्डर का, डिग्री का, अदर देन दोज जो कि मेंशन करी गई सेक्शन 35 के अंदर। सेक्शन 35 में कौन सी हुई, IMAP वाली, इनके अलावा कोई जजमेंट डिग्री रहेगी तो उसका क्या इफेक्ट रहेगा, वो रिलीवेंट रहेंगी। ध्यान रखना, ये कॉन्क्लूसिव वाली आ चुकी है, ये देखो, इनका इफेक्ट कॉन्क्लूसिव प्रूफ के जैसा रहेगा। ठीक है ना, सेक्शन 36 के अंदर जो है वो सिर्फ रिलेवेंट रहेंगी यदि, इफ दे रिलेट टू द मैटर ऑफ ए पब्लिक नेचर relevant to the inquiry, but such judgment orders or decrees are not conclusive proof of that which they state। ठीक है जी, इलस्ट्रेशन देख लो, ए सू करता है बी को ट्रेस पास के लिए अपनी जमीन के ऊपर, बी बोलता है कि उसका एग्जिस्टेंस है क्या, उसका पब्लिक राइट है रास्ते का उस जमीन के ऊपर, जो ए मना कर देता है। द एग्जिस्टेंस ऑफ ए डिग्री, एक डिग्री एक की एग्जिस्टेंस है जो कि इन फेवर ऑफ द डिफेंडेंट के फेवर में है, यानी उस डिग्री के अंदर बोला गया है कि भैया यहाँ तो रास्ता है,
इन ए सूट, किसी सूट के अंदर जो कि ए ने सी के अगेंस्ट में डाला था फॉर ए ट्रेसपास ऑन द सेम लैंड इन विच सी अलेज्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ द सेम राइट ऑफ द वे इज रिलीवेंट। ध्यान रखना, जो ए और बी के बीच में जो केस है, इस केस के अंदर भी ये रिलीवेंट हो जाएगी वो जजमेंट, बट इट इज नॉट कंक्लूसिव, वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं रहेगी। ठीक है ना। 37, वो वाली जजमेंट जो ना 34 के अंदर बोली गई है, ना 35 के अंदर, ना 36 के अंदर, व्हेन रिलेवेंट, कब रिलेवेंट रहेंगी। ठीक है जी, जो 34 35 36 में नहीं बोली गई है वो इररिलेवेंट रहेंगी पर से। ठीक है जी, अंडरलाइन करो। जो 34 के अंदर जजमेंट केसेस नहीं बताए गए हैं, 35 के अंदर वो केसेस नहीं है, और 36 के अंदर भी वो केस नहीं आते, वो पर से इररिलेवेंट रहेगी अनलेस, जब तक की एग्जिस्टेंस ऑफ सच जजमेंट, जब तक वो जजमेंट की ही एग्जिस्टेंस या उस ऑर्डर या डिग्री की ही एग्जिस्टेंस इन फैक्ट इन इशू, वो फैक्ट इन इशू ना हो किसी केस के अंदर, या इज रिलीवेंट अंडर सम अदर प्रोविजन ऑफ दिस अधिनियम, या फिर किसी और अधिनियम के अंदर और किसी सेक्शन के अंदर इस अधिनियम के, ठीक है जी, वो रिलेवेंट ना हो जाए, तब तक इररिलेवेंट रहेंगी। ध्यान रखना। ए एंड बी सेपरेटली अलग अलग केस करते हैं सी के ऊपर, किस लिए, लीबल के लिए, विच रिफ्लेक्ट्स अपॉन ईच ऑफ देम। सी इन ईच केस कहता है कि मैटर अलेज टू बी लिबलस इज ट्रू, यह सत्य है कि लिबलस है, एंड सर्कमस्टांसेस आर सच दैट, और सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं दैट इट इज प्रोबेबली ट्रू, कि यह सत्य है संभावित रूप से, इन ईच केस, हर केस के अंदर, और इन नीदर, या फिर किसी एक में भी नहीं, ए ऑब्टेन कर लेता है डिग्री सी के अगेंस्ट में फॉर डैमेजेस ऑन द ग्राउंड दैट सी फेल टू मेक आउट हिज जुरिडिक्शन, द फैक्ट इज इररिलेवेंट एज बिटवीन बी एंड सी। यस, ए और सी का जो केस था उसके अंदर तो ए के फेवर में डिग्री आ चुकी है, लेकिन बी और सी का जो केस है बेसिकली, ध्यान रखना, उसमें ए की फेवर की जो डिग्री है वो बी के काम नहीं आएगी, वो इररिलेवेंट है, ध्यान रखो। बी, ए प्रोसिक्यूट करता है बी को, किस लिए, कि उसने गायें चुरा ली है उससे। बी इज कन्विक्टेड, बी जो है कन्विक्ट हो जाता है। ए आफ्टरवर्ड जो है सी को केस करता है, किस लिए, गाय के लिए, विच बी हैड सोल्ड टू हिम, जो गाय बाद में बी ने सी को बेच दी है। ठीक है जी, उसकी कन्विक्शन से पहले, एज बिटवीन ए एंड सी द जजमेंट अगेंस्ट बी इज रिलेवेंट। ध्यान रखना, अब ए और बी के बीच में क्या जजमेंट हुई है, सी उससे बाउंड नहीं है, सी के केस में बेसिकली यह जजमेंट इररिलेवेंट हो जाएगी। ठीक है जी, आगे आ जाओ। ए ऑब्टेन कर लेता है एक डिग्री, किस लिए, पोजेशन के लिए, किसी जमीन पर बी के अगेंस्ट में। सी जो कि बी का लड़का है, मर्डर कर देता है ए का। ठीक है जी, चलो जी, इन कॉन्सिक्वेंस, परिणाम स्वरूप, द एग्जिस्टेंस ऑफ द जजमेंट इज रिलेवेंट। ध्यान रखना, यह जजमेंट रिलेवेंट हो जाएगी, क्यों, क्योंकि यह मोटिव दिखा रहा है क्राइम का। चलो जी, बिल्कुल सही बात है। डी, ए इज चार्ज विद थेफ्ट एंड विद हैविंग बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड ऑफ थेफ्ट। ठीक है जी, द प्रीवियस कन्विक्शन इज रिलेवेंट एज ए फैक्ट इन इशू, ये जो प्रीवियस कन्विक्शन है वो रिलेवेंट हो जाएगी एज ए फैक्ट इन इशू। ए इज ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ बी, ए जो है ट्रायल चलता है किस लिए, बी के मर्डर के लिए। यह फैक्ट के बी प्रोसिक्यूट किया गया है, प्रोसिक्यूटेड, बी ने प्रोसिक्यूट किया है ए को लीबल के लिए। ठीक है जी, एंड दैट, और यह है कि ए वाज कन्विक्टेड, ए को कन्विक्ट किया गया है, ठीक है जी, सजा दी गई है, एंड सेंटेंस, उसको सेंटेंस भी हुआ है, यह रिलीवेंट हो जाएगा अंडर सेक्शन 6 एज शोइंग द मोटिव फॉर द फैक्ट इशू। यस, मोटिव के लिए आगे आज 38, फ्रॉड कोलूजन इन ऑब्टेनिंग जजमेंट और इनकम्पिटेंसी ऑफ द कोर्ट में बी प्रूव। बिल्कुल सही बात है जी। कोई पार्टी जो केस करती है या दूसरी प्रोसीडिंग चलाती है, वह शो करती है किसी जजमेंट, कोई जजमेंट, कोई ऑर्डर, कोई डिग्री शो करता है वो, विच इज रिलेवेंट, जो कि रिलेवेंट है अंडर सेक्शन 34 35 36, एंड विच हैज बीन प्रूव्ड बाय द एडवर्स पार्टी, और एडवर्स पार्टी के द्वारा प्रूव कर दी गई है, वाज डिलीवर्ड बाय अ कोर्ट, वह डिलीवर करी गई है एक कोर्ट के द्वारा, नॉट कॉम्पिटेंट टू डिलीवर इट, जो इनकम्पिटेंट थी, और वाज ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड और कोलूजन, यस, वह फ्रॉड और कोलूजन के द्वारा प्राप्त करी गई है, यह प्रूव किया जा सकता है ऐसा। ठीक है ना। लेट्स से कोई जजमेंट सेक्शन 34 35 36 के अंदर रेलेवेंट है, ठीक है जी, और एडवर्स पार्टी के अगेंस्ट में ये जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर वगैरह दिखा दिया गया है, तो एडवर्स पार्टी के पास ये राइट रहता है कि वो किसी भी समय बोल सके कि देखो जी, ये तो इनकम्पिटेंट कोर्ट की जजमेंट है। ठीक है ना, या फिर ये जो जजमेंट, डिक्री, ऑर्डर जो है ना, ये जी फ्रॉड या फिर कोलूजन से ये अटेन किया है सामने वाली पार्टी ने। ठीक है ना, ऐसा वो बता सकती है, और ऐसा अगर वो चाहे तो वो प्रूव भी कर सकती है।
चलो इस पे सेक्शन 38 पे केस लो लिख लो एक। इन पे सभी पे लिख लो, 34 से लेकर 38 पे लिख लो एक केस लो। अशरफी लाल वर्सेस कोहली, 1995 सुप्रीम कोर्ट। चलो जी, ओपिनियन ऑफ द एक्सपर्ट्स। शाबाश। 39 से एक्सपर्ट का ओपिनियन शुरू हो जाता है। चलो 39, जब कोर्ट को कोई ओपिनियन फॉर्म करना हो किसी पॉइंट पर, कौन सा पॉइंट, फॉरेन लॉ का पॉइंट, या फिर साइंस का पॉइंट, आर्ट का पॉइंट, या फिर किसी अदर फील्ड का पॉइंट, और या फिर आइडेंटिटी करनी हो, आइडेंटिफाई करना हो किसी हैंडराइटिंग को या फिर किसी फिंगर इंप्रेशन को, ठीक है जी, द ओपिनियंस अपॉन दैट पॉइंट, जो उस पॉइंट के ऊपर हो, ऑफ पर्सन स्पेशली स्किल्ड, किस बंदे के द्वारा हो जो कि स्पेशली स्किल्ड है उस फॉरेन लॉ के अंदर, उस साइंस आर्ट के अंदर, या किसी वो जो दूसरा अदर फील्ड है जिसके विषय में बात करूं उसके अंदर, और इन क्वेश्चन एज टू द आइडेंटिटी ऑफ हैंडराइटिंग और फिंगर इंप्रेशंस आर रिलेवेंट, वो सब के सब रिलेवेंट हो जाएंगे, रिलेवेंट फैक्ट बन जाएंगे, एंड ये जो बंदे हैं ये कॉल करे जाएंगे लाइक एन एक्सपर्ट, ठीक है जी, इलस्ट्रेशन। द क्वेश्चन इज, क्वेश्चन क्या है, क्या वेदर डेथ ऑफ ए वाज कॉज्ड बाय पॉइजन, क्या वो ए को जहर देकर मारा गया है क्या। अब ओपिनियन किसी एक्सपर्ट का एज टू द सिम्टम्स, जो सिम्टम्स लक्षणों के बारे में बता रहा है जो कि प्रोड्यूस हुए हैं उसकी बॉडी के ऊपर उस जहर के कारण, ठीक है जी, ध्यान रखना, विच ए इज सपोज टू हैव डाइड आर रिलेवेंट, ये सारे के सारे फैक्ट, सारा का सारा ओपिनियन लाइक फैक्ट ये रिलेवेंट हो जाएगा। चलो जी, क्वेश्चन क्या है, क्या ए एट द टाइम ऑफ डूइंग कोई सर्टेन एक्ट वॉज बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, क्या वो इनकेपेबल था यह जानने से कि भैया नेचर क्या है वो जो काम कर रहा है, या फिर ही वॉज डूइंग व्हाट वाज ईदर रॉन्ग और कॉन्ट्रेरी टू द लॉ। ठीक है जी, द ओपिनियंस ऑफ एक्सपर्ट, अब जो ओपिनियन है किसका, एक्सपर्ट का, अपॉन द क्वेश्चन, उस क्वेश्चन के ऊपर, वेदर द सिम्टम्स एग्जिबिट, जो भी सिम्टम एग्जिबिट हुए हैं बाय ए कॉमनली शो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, वो कैसे हैं, वो कॉमनली दिखाते हैं कि भैया अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है, एंड वेदर, और जो ये जो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है, क्या यूजली रेंडर पर्सन इनकेपेबल, क्या ये अनसाउंडनेस ऑफ माइंड किसी बंदे को बिल्कुल मतलब इतना पागल कर देगी कि वो इनकेपेबल हो जाएगा यह जानने से कि नेचर क्या है उसके एक्ट का, या फिर जो कुछ भी वो कर रहा है क्या वो इधर या गलत है या फिर कॉन्ट्री टू द लॉ है, ये सब कुछ रिलेवेंट हो जाएगा। एक क्वेश्चन क्या है, क्या एक सर्टेन डॉक्यूमेंट है, क्या वो ए के द्वारा लिखा गया है, ठीक है जी, अनदर डॉक्यूमेंट इज प्रोड्यूस, एक दूसरा डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया गया है और एडमिट हो चुका है ये डॉक्यूमेंट कि ये तो ए की राइटिंग में लिखा गया है, तो अब एक हैंड राइटिंग एक्सपर्ट आएगा और वो भी जो कुछ भी अपना ओपिनियन बताएगा और उसके ऊपर जो भी उसकी रीजनिंग होगी सब कुछ रिलेवेंट, ठीक है। चलो नंबर टू, व्हेन in a proceeding the court has to form an opinion on any matter relating to any information transmitted or stored in any computer resource or any other electronic or digital form, the opinion of the examiner of electronic evidence referred to in section 79A IT Act 2000, वे सब कुछ रिलेवेंट हो जाएगा। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन एन एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस शैल बी एन एक्सपर्ट, यस, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को कोई एग्जामिन करता है तो वो एक्सपर्ट की डेफिनेशन में आएगा, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 39। फैक्ट्स बीइंग अपॉन ओपिनियन ऑफ द एक्सपर्ट, फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रिलेवेंट, कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो अदरवाइज तो इररिलेवेंट है परंतु वे भी रिलेवेंट हो जाएंगे, क्यों, यदि वे सपोर्ट करते हैं या फिर वो इनकंसिस्टेंट है जो भी ओपिनियन आया है एक्सपर्ट का, वेदर सच ओपिनियन आर रिलेवेंट, ठीक है, जब जब वेदर नहीं when, जब ये जो ओपिनियन है रिलेवेंट रहेंगे, ठीक है जी, बिल्कुल सही बात है। इलस्ट्रेशन, क्वेश्चन क्या है, whether A was poisoned on by a certain poison, the fact that other person who were poisoned by that poison exhibited certain symptoms which experts affirm or deny to be the symptoms of that person, the of that poison, ठीक है जी, वो रिलेवेंट हो जाएगा। देखो जी, एक आदमी का क्वेश्चन आ गया, मर्डर हो गया उसको जहर देकर, ठीक है जी, अब क्या है, अब कोई पार्टी जो है वो बेसिकली यह दिखाने की कोशिश कर रही है
यह दिखाने की कोशिश कर रही है कि देखो जी एक और आदमी था जिसने ये पर्टिकुलर जहर लिया था, उसका शरीर तो जी मतलब वो पर्पल कलर का हो गया था, ब्लूइश तो नहीं था लेकिन पर्पल हो गया था। या फिर उसके शरीर के ऊपर ना लाल लाल कलर के चकत्ते बन गए थे, ठीक है जी, दाफड़ हो गए थे उसके पूरे शरीर के ऊपर। फिर उसमें से पस बन गई, फिर वो ब्लड की ड्रॉप्स वगैरह बन के बाहर निकलने लगा। बेचारा बड़ी बड़ी बुरी मौत मरा। ठीक है जी। अब एक्सपर्ट तो ये बता रहे हैं कि भाई जिसको ये जहर दिया गया है उसको तो ये तो सिम्टम नहीं थे। ध्यान रखना, ये फैक्ट कि किसी एक आदमी ने जहर ले लिया था और एक अलग केस के अंदर ये बिल्कुल इररिलेवेंट है। लेकिन किंतु परंतु क्योंकि जो ओपिनियन आया है एक्सपर्ट का और जो फैक्ट बताया जा रहा है वो बिल्कुल इनकंसिस्टेंट है, ध्यान रखना, वो रिलेवेंट है। क्वेश्चन क्या है? वेदर एन ऑब्स्ट्रक्शन टू एन हार्बर caused बाय सर्टेन सी वॉल। ठीक है जी। एक बंदरगाह है, क्या उसके बंदरगाह के रास्ते में कोई समुद्री दीवार है क्या, शैवाल की दीवार है क्या, जो उस बंदरगाह पे जाने से रोकती है जहाजों को? यह फैक्ट के दूसरे हार्बर जो कि सिमिलरली सिचुएटेड हैं, ठीक है जी, इस एरिया के अंदर, ठीक है जी, बट वेयर देयर वर नो सच सी वॉल्स began to be obstructed at about the same time is relevant। ठीक है जी, सिंपल। वहां पर ध्यान रखना इस केस के अंदर वो रिलेवेंट हो जाएगी, सीधी सिंपल सी बात है, ठीक है ना, क्योंकि वो पूरे एरिया के अंदर क्या है, समुद्र के नीचे शैवाल की दीवार बनी हुई है, ठीक है ना। तो अब क्या है, उस बंदरगाह पे और उस एरिया के अंदर जितने भी बंदरगाह है वहां पर बेसिकली जहाज प्रस्थान ही नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। शैवालों की दीवार ध्यान रखना वो समय के साथ साथ बन भी सकती है और समय के साथ साथ बेसिकली डिमोलिश भी हो सकती है, ये नेचुरल प्रोसेस की जैसी होती है, क्योंकि शैवाल की जो दीवार होती है या फिर शैवाल का जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है जी, वो नेचुरल होता है। चलो जी आगे। 41 के अंदर ओपिनियन किसका है, हैंड राइटिंग या फिर सिग्नेचर एक्सपर्ट का? कब रिलेवेंट हो जाएगा? जब कोर्ट को अपना ओपिनियन फॉर्म करना हो टू द पर्सन बाय whom कोई डॉक्यूमेंट लिखा गया है या साइन किया गया है। अब ओपिनियन किसी ऐसे बंदे का जिसको जानकारी है, ठीक है ना, कि बंदा कैसे लिखता है, हैंड राइटिंग से का जानकार हो, ऑफ द पर्सन बाय whom इट इज सपोज टू बी रिटन, ठीक है जी, और साइन that it was or was not written or signed by that person is relevant। ये relevant फैक्ट हो जाएगा। चलो जी एक्सप्लेनेशन। एक बंदा को बोला जाएगा कि उसको एक्वेंटेड है यानी जानकारी है किसकी, हैंडराइटिंग की, किसी दूसरे बंदे की, जब ही हैज सीन, जब उसने देखा हो उसको लिखते हुए, या व्हेन ही हैज रिसीव्ड डॉक्यूमेंट, या उसने डॉक्यूमेंट रिसीव करे हो purporting टू बी रिटन by that person in answer to the documents written by himself or under his authority and addressed to that person, or when in the ordinary course of the business document purporting to be written by that person have been habitually submitted to him। ठीक है जी। जो जनरली ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर क्या करता है, उनकी चिट्ठी पत्रियों का जवाब देता है, या फिर लेट से कोई पीए है, पर्सनल असिस्टेंट है, ठीक है जी, असिस्टेंट है किसी बंदे का, और वो अपने हाथ से चिट्ठियां लिखकर, ठीक है जी, कौन, एक बंदा अपने पीए को दे देता है, ले भाई इसको पोस्ट कर दे। ठीक है जी। तो अब ये जो पीए है उसको पता है, जैसे फैमिली मेंबर होते हैं उनको जनरली अपने फैमिली मेंबर्स की जो हैंडराइटिंग होती है उसका पता होता है कि ये किसकी लिखाई है, ठीक है जी, पता चल जाता है, बचपन से ही देखते हैं हम। ठीक है जी। चलो ये सारे के सारे एक्सपर्ट कहलाए जाएंगे, ठीक है जी, सेक्शन 41 के अंदर। इलस्ट्रेशन पढ़ लेना इसका, एक सेकेंड। एक्सपर्ट के अलावा भी कोई पर्सन हो सकता है, यस, मैं आपको वही बता रहा हूँ। सेक्शन 41 के अंदर देखो हैंडराइटिंग एक्सपर्ट, एक तो वो, क्योंकि ये एक फॉरेन लॉ है, ये एक साइंस है, ठीक है जी, इसका एक्सपर्ट भी हो सकता है। और सेक्शन 41 के अंदर वो वाला बंदा भी हो सकता है, जैसे कि मान लो मेरे को आपकी हैंडराइटिंग का पता है या आपको मेरी हैंडराइटिंग का पता है, ठीक है ना, सेक्शन 41 के अकॉर्डिंग वो एक्सपर्ट बन जाएगा, ठीक है ना। बट यह प्रूव करने के लिए कि ये बंदा सेक्शन 41 के अंदर हैंडराइटिंग एक्सपर्ट बनेगा कि नहीं बनेगा, आपको ये बताना पड़ेगा कि देखो जी हम तो जनरली पत्राचार करते हैं, अब वो मुझे चिट्ठी लिखता है, मैं उसको चिट्ठी लिखता हूँ, तो हमारे डेली का काम है, हम हैबिचुअली एक दूसरे को चिट्ठियां लिखकर सबमिट करते हैं, तो उसको मेरी राइटिंग के विषय में बहुत अच्छे से पता है और मुझे उसकी हैंडराइटिंग के विषय में बहुत अच्छे से पता है, ठीक है जी। इस हिसाब से चलिए। हाँ, इसके अंदर क्या है कि स्पेसिफिक वो वाला बंदा जो जो साइंस और वो पढ़ते हैं, पूरी स्टडी करते हैं, उनकी बात नहीं हो रही। उनकी तो खैर बात हो ही रही है, ठीक है ना, लेकिन इसके अंदर दूसरे बंदे भी आ जाते हैं। ओपिनियन एज टू द एग्जिस्टेंस ऑफ जनरल कस्टम और राइट व्हेन रिलेवेंट, यस, जनरल रीति रिवाज, ठीक है जी। तो फिर
कोई ऐसा आदमी हु वुड बी लाइकली टू नो, जिसको जानकारी होगी या होनी चाहिए ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस इफ इट एग्जिस्टेड आर रिलेवेंट। ठीक है जी, कोई बड़ा बूढ़ा है, ठीक है जी, और वो पूरा उसको पता है कि भैया ऐसे एक त्योहार मनाया जाता था, ठीक है जी, ये इस उस समय से मनाया जा रहा, तो उसकी मान लेंगे, वो एक एक्सपर्ट की तरह हो जाएगा। द एक्सप्रेशन जनरल कस्टम और राइट, इसी के अंदर ही इंक्लूड हो जाएंगे कस्टम्स और राइट जो कि कॉमन टू एनी कंसिडरेबल क्लास ऑफ द पर्सन उनको। ठीक है जी, द राइट ऑफ द विलेजर्स, किसी पर्टिकुलर विलेज का टू यूज द वाटर ऑफ ए पर्टिकुलर, किसी कुएं का, इज ए जनरल राइट विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। ठीक है, नहीं ध्यान रखना, जनरल राइट के जैसे ही कंसिडर किया जाएगा। 43, ओपिनियंस एज टू द यूजेजेस, टीनेट्स एटसेट्रा व्हेन रिलेवेंट, यही यूजेजेस जो रिवाज वगैरह होते हैं, ठीक है जी, टीनेट्स वही जो पुराने कर्मकांड होते हैं उनकी बात हो रही है। जब कोर्ट को ओपिनियन फॉर्म करना हो यूजेस एंड टीनेट्स के विषय में, ठीक है जी, ऑफ एनी बॉडी ऑफ मैन और फैमिली, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एंड गवर्नेंस ऑफ किसी रिलीजियस और चैरिटेबल फाउंडेशन के विषय में, मीनिंग किसी वर्ड्स का जो कि टर्म यूज करेगी किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के अंदर और बाय पर्टिकुलर क्लास ऑफ द पीपल के अंदर, द ओपिनियन ऑफ द पर्सन जिसके पास स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज है, ठीक है जी, वो रिलेवेंट। ओपिनियन ऑन रिलेशनशिप व्हेन रिलेवेंट, ठीक है जी, जब किसी किन्हीं दो बंदों के रिलेशनशिप को जानने की बात होती है तो उस बंदे की बात, ठीक है जी, चेक चेक चेक, जिसके पास स्पेशल मींस ऑफ नॉलेज है ऑन दैट सब्जेक्ट, वह एक रिलेवेंट फैक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, प्रोवाइडेड दैट सच ओपिनियन शैल नॉट बी सफिशिएंट, वो सफिशिएंट नहीं रहेगा टू प्रूव ए मैरिज इन प्रोसीडिंग अंडर द डाइवोर्स एक्ट 1869, छोड़ दो इसको, और इन द प्रोसिक्यूशन अंडर सेक्शन 82 84 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता, यस इसको पकड़ के रखना। ठीक है जी, 82 और ये अपना बाइगमी का आ गया, ठीक है जी, और 84 अपना ये किसी दूसरे की वाइफ को चौका मार दिया। चलो जी, चक 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 चक। हाँ, क्वेश्चन क्या है, क्या ए और बी शादीशुदा हैं, यह फैक्ट के दे वर यूजली रिसीव्ड एंड ट्रीटेड बाय देयर फ्रेंड्स, उनके सगे संबंधियों के द्वारा एज ए हस्बैंड और वाइफ ही ट्रीट किए जाते थे, यह ओपिनियन की तरह काम में ले लिया जाएगा। क्वेश्चन क्या है, वेदर ए वाज ए लेजिटिमेट सन ऑफ बी, द फैक्ट दैट ए वाज ऑलवेज ट्रीटेड एज सच बाय मेंबर्स ऑफ द फैमिली इज रिलेवेंट, ये रिलेवेंट हो जाएगा। ग्राउंड्स ऑफ द ओपिनियन, यस भैया, आपका ये ओपिनियन किसी एक्सपर्ट का या फिर किसी स्पेशल मींस ऑफ नॉलेज वाले बंदे का, भाई ये ओपिनियन कैसे बन रहा है, ठीक है, इस ओपिनियन के पीछे जो रीजनिंग होगी वो रीजनिंग भी रिलेवेंट हो जाएगी जो सेक्शन 45 के अंदर बताया जा रहा है। जब कभी भी ओपिनियन ऑफ एनी किसी लिविंग बंदा जो कि रिलेवेंट है, द ग्राउंड वो वाला बेस जिसके ऊपर ये ओपिनियन बेस करता है वो भी रिलेवेंट। इलस्ट्रेशन, an expert may give an account of experiment performed by him for the purpose of forming his opinion। एक एक्सपर्ट है, मे गिव एन अकाउंट, वो अकाउंट देता है एक्सपेरिमेंट्स का, भाई मैंने देखो ये एक्सपेरिमेंट करे थे इस रिजल्ट पे पहुंचने के लिए, ध्यान रखना क्या एक्सपेरिमेंट किया था, क्या प्रोसेस किया था, क्या रिजल्ट आया, क्यों रिजल्ट आया है, ठीक है, ये सब कुछ रिलेवेंट हो जाएगा। करेक्टर व्हेन रिलेवेंट, चरित्र कब रिलेवेंट हो जाता है। चलो 46, सिविल केस के अंदर करेक्टर टू प्रूव कंडक्ट इम्प्यूटेड इररिलेवेंट, ध्यान रखना जो सिविल केसेस रहेंगे उसके अंदर करेक्टर के एविडेंस होते हैं वो क्या बोलते हैं, इररिलेवेंट होते हैं। सिविल केसेस के अंदर यह फैक्ट के कोई करेक्टर है किसी बंदे का जो कि कंसर्न है इन सच एज टू रेंडर प्रोबेबल और इम्प्रोबेबल, जिसके कारण से प्रोबेबल हो जाता है या इम्प्रोबेबल हो जाता है कोई कंडक्ट जो कि इम्प्यूटेड है, सवाल के अंदर है, इरेलीवेंट है इस केस के अंदर, ध्यान रखना, एक्सेप्ट उन केसेस को छोड़कर इन सो फार एज सच करेक्टर अपीयर्स फ्रॉम द फैक्ट्स अदरवाइज रिलेवेंट, ठीक है जी, अगर यह करेक्टर अदरवाइज रिलेवेंट हो जाता है इंडियन एविडेंस एक्ट के किसी प्रोविजन के अंदर, उनको छोड़कर, ध्यान रखना, पर से जो सिविल केसेस रहेंगे उसके अंदर भाई फलाना आदमी तो भाई बहुत ही अच्छा आदमी था, नहीं नहीं वो तो फ्रॉड नहीं कर सकता, नहीं 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 वो तो चोरी नहीं कर सकता, नहीं ये इरेलीवेंट, सिविल केस की बात हो रही है, ध्यान रखना। क्रिमिनल केस के अंदर जो प्रीवियस गुड करेक्टर है वो रिलेवेंट है। क्रिमिनल केसेस के अंदर द फैक्ट दैट के बंदा जो है वो अक्यूज वो गुड करेक्टर का बंदा है, यह रिलेवेंट है, ध्यान रखना, सिविल के अंदर इरेलीवेंट, क्रिमिनल के अंदर रिलेवेंट। एविडेंस ऑफ द करेक्टर और प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस नॉट रिलेवेंट इन सर्टेन केसेस इन प्रोसिक्यूशन फॉर द ऑफेंस अंडर सेक्शन, ये रेप वगैरह वाले जो हैं, चलो जी आ गया जो, और या उनका अटेम्प्ट टू कमिट सच ऑफेंस, जहां पर क्वेश्चन कंसेंट का राइज होता है, अंडरलाइन करो,
क्वेश्चन ऑफ कंसेंट को। एविडेंस ऑफ द करेक्टर, अब करेक्टर के विषय में एविडेंस दिया जा रहा है किसके, विक्टिम के। और ऑफ सच पर्सन प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस, और प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस के बारे में जो है एविडेंसेस दिए जा रहे हैं, ठीक है ना। शेल नॉट बी रिलीवेंट, अंडरलाइन करो, शेल नॉट बी रिलीवेंट ऑन द इश्यू ऑफ सच कंसेंट और द क्वालिटी ऑफ द कंसेंट, ठीक है जी। 40 प्रीवियस बैड करेक्टर नॉट रिलेवेंट, ठीक है जी। जो प्रीवियस बैड करेक्टर है, पुराना पिछला जो बुरा करेक्टर है, वह नॉट रिलेवेंट, वह रिलेवेंट नहीं होगा एक्सेप्ट रिप्लाई, खालिस रिप्लाई के अंदर, क्रिमिनल प्रोसीडिंग के अंदर, ठीक है जी। प्रीवियस गुड कंडक्टर तो रिलेवेंट बता दिया है, अब प्रीवियस बैड करेक्टर को इरिलेवेंट बोल रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन किंतु परंतु मान लो कोई एक अपराधी है जिसके विषय में गुड करेक्टर का जो है एविडेंस दिया जा रहा है, तो अब जो विक्टिम पार्टी है, अब वो अक्यूज के विषय में बैड करेक्टर का भी एविडेंस दे सकते हैं। क्यों, क्योंकि वो सिर्फ रिप्लाई में ऐसा करें। इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग द फैक्ट दैट कि एक अक्यूज जो है बैड करेक्टर का है वह इरिलेवेंट है, अनलेस जब तक कि यह बैड करेक्टर की जो एविडेंस है यह हैज बीन गिवन दैट ही हैज ए गुड करेक्टर, ठीक है ना, ऐसे एविडेंस ना दिए गए हों, इन विच केसेस, उन केसेस के अंदर इट बिकम्स रिलेवेंट, वह रिलेवेंट हो जाएगा। This section does not apply to the cases in which the bad character of any person is in itself a fact issue, ठीक है जी। इस सेक्शन के अंदर उनके अंदर अप्लाई नहीं होता है, उन सेक्शन के अंदर जिन केसेस के अंदर बैड करेक्टर किसी बंदे का वो खुद में ही जो है फैक्ट इन इशू, ठीक है जी। मान लो हैबिचुअल ऑफेंडर है या हिस्ट्री शीटर है, सीधी सिंपल सी बात है, बैड करेक्टर की बात हो रही है, ठीक है जी। इससे पहले 4 रेप और कर चुका है, या सीरियल ऑफेंडर, सीरियल रेपिस्ट है, सीरियल किलर है, ठीक है जी। ये करेक्टर की बात होगी। जिन केसेस के अंदर ये करेक्टर ही सवाल का घेरे में आ चुके हैं, ध्यान रखना, वहां पे चाहे बैड करेक्टर का चाहे गुड करेक्टर, सब कुछ रिलेवेंट। चेक 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 एक्सप्लेनेशन, हाँ नंबर 2, एक प्रीवियस कन्विक्शन, स्टार लगा लो, ये बहुत बार पूछते हैं, प्रीवियस कन्विक्शन पहले भी सजा याफ्ता है, यह रिलेवेंट एविडेंस है किसका, बैड करेक्टर था। चलो जी, करेक्टर एज अफेक्टिंग डैमेजेस, ठीक है जी। एक तो भैया नॉर्मल जो है गलती से एक्सीडेंट हो गया, और एक आदमी क्या है दारू के नशे में धुत है जी, ठीक है जी, उसने एक्सीडेंट कर दिया है। इससे पहले भी कई बार वो हैबिचुअली जो है दारू के नशे में ठोक रहा है लोगों को, ठीक है जी। अब करेक्टर जो है रिलेवेंट हो जाएगा इन केसेस के अंदर, क्यों, मान लो कोर्ट को अब डैमेजेस वगैरह देने हैं, ठीक है ना। तो जब कोर्ट के कानों में ये बात आएगी कि ये बंदा जो है हैबिचुअली दारू पी के रोड पे निकलता है, गाड़ी चलाता है और लोगों को ठोकता है, तो बढ़िया डैमेजेस जो है कोर्ट ग्रांट करेगी, ठीक है ना। ध्यान रखना, रेलेवेंट हो जाएगा। देखो जरा एक्सपर्ट पेपर मेरे पास केस लो, नो केस लो, ओपिनियन पे भी नहीं है, करेक्टर पे भी कोई केस लो नहीं है, आ गया। सिंपल, जो फैक्ट जुडिशियली नोटिशिएबल है उसको प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है, सेक्शन 51। जिन फैक्ट का कोर्ट विल टेक द जुडिशियल नोटिस नीड नॉट टू बी प्रूव, उनको प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है। 52 के अंदर बेसिकली वो लिस्ट बता दी गई है कि कौन से ऐसे फैक्ट होते हैं जिनका कोर्ट जुडिशियल नोटिस लेती है, जैसे कि लॉ बुक्स में क्या लिखा हुआ है, बेरट के अंदर क्या लिखा हुआ है, ठीक है जी। अब सीधी सिंपल सी बात है, एक वकील साहब पहुंच गए जज साहब के पास, ठीक है जी, जज साहब के सामने बोला कि देखो जी ऐसा है कि रेप कमिट हो गया है ना, और कंसेंट के बिना रेप कमिट हुआ है। अब जज साहब बोले नहीं, ऐसा दिखाओ मुझे कहाँ लिखा है कि भाई कंसेंट के बिना रेप नहीं हो सकता है, ये है वो है, ठीक है जी। अब वकील साहब क्या करते हैं, वकील साहब जो है बेरेक्ट उठा के बेरेक्ट जज साहब को दिखा देते हैं, ठीक है जी। जज साहब पूछते हैं नहीं 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 नहीं, देखो ये तो किताब है, इस किताब में तो कुछ भी लिख सकते हैं, मैं भी अपनी एक बेरक छपवा लेता हूँ, उसमें भी कुछ भी लगवा सकता हूँ, ठीक है जी। नहीं, वकील साहब बोलेंगे कि देखो जी ये बुक्स ऑफ लॉज हैं, ठीक है ना, यू विल हैव टू टेक द जुडिशियल नोटिस ऑफ दिस, आई एम नॉट बाउंड टू प्रूव इट। आपको लगता है कि बेरेक्ट जो है वो नहीं लेना चाहिए, उसको कंसिडरेशन में नहीं लेना चाहिए, अब बेरेक्ट के अंदर की लैंग्वेज को भी प्रूव करना पड़ेगा जज साहबों के सामने, तो कोई बात नहीं, फ्री, ठीक है ना, आपको अपनी नौकरी अच्छी नहीं लगती है तो कोई बात नहीं, आप कर लो, ठीक है ना। बट ध्यान रखना, जजेस आर बाउंड बाय दिस बेल, ठीक है ना, और ऐसी लिस्ट बनाई गई। इंटरनेशनल ट्रीटीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर बेसिकली क्या प्रोसीडिंग चल रही है, जो राज्य की जो विधानसभाएं होती है उसके अंदर क्या प्रोसीडिंग चलती है, ठीक है जी। सील्स, अगर मान लो जज साहब के सामने कोई कोर्ट सील स्टैंप आ गई किसी कोर्ट या ट्रिब्यूनल की, ठीक है जी, वो बोलता है नहीं प्रूव करके बताओ,
नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है जी। इसके अंदर अब जो मेन चीज है उसको देख लेते हैं हम। देखो जी, जी के अंदर, जी फॉर झंडे से याद रख लेना। ठीक है ना। एग्जिस्टेंस ऑफ टाइटल नेशनल फ्लैग। ठीक है जी। अब वो क्या है, कोर्ट के सामने केस आ गया, एक आदमी जो है तिरंगे के ऊपर पैर रख के खड़ा हुआ है। ठीक है जी। अब उधर सब होता है, अरे नहीं इसमें सिर्फ तीन कलर ही तो हैं, इसको आप इंडियन नेशनल फ्लैग क्यों सिर्फ तीन रंग ही तो हैं। ठीक है। नहीं, यू हैव टू टेक द जुडिशियल नोटिस। ये प्रूव करने का विषय वस्तु नहीं है। ठीक है ना, ट्राई कलर भी बोल देते हैं हिंदी इंग्लिश में, सॉरी। ये लो जी, पब्लिक फेस्टिवल एक्सेट्रा। ठीक है जी। ओहो, फास्ट भी लिखा हुआ है। ठीक है ना, चलो। टेरिटरी ऑफ इंडिया। और हाँ, ये देखो जी, कमेंसमेंट कंटिन्यूएंस एंड टर्मिनेशन ऑफ द हॉस्टिलिटीज बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और किसी दूसरी कंट्री के बीच में। ठीक है जी। अब मान लो जैसे कि हमारे देश में कई प्रकार के वोक पाए जाते हैं। ठीक है जी। अब जज भी वोक बन जाए और वो बोले नहीं नहीं नहीं, पाकिस्तान के साथ तो प्यार रखना चाहिए, हमें ऐसी मूवीज नहीं बनानी चाहिए जिससे पाकिस्तानियों का दिल दुख जाए। ठीक है जी। नहीं, कोर्ट ऐसे नहीं कर सकती, वो वोक नहीं है, ही और शी नीड्स नॉट टू बी ए वोक। ठीक है जी। अब सीधी सिंपल सी बात है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में दुश्मनी है, इट इज एन एस्टेब्लिश फैक्ट। ठीक है जी। वो देश हमारे खिलाफ इतने ज्यादा षड्यंत्र रच चुका है और 4 से 5 जंगे लड़ चुका है हमारे देश के खिलाफ। ठीक है जी। मैं तो देखो इस तरीके का वो नहीं करूंगा। ठीक है जी, क्यों? ये सीधा सिंपल एस्टेब्लिश फैक्ट है। इसको तो कोर्ट भी प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि दिस टाइम पाकिस्तान बदल, नहीं नहीं, तो कुछ भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, कोर्ट जुडिशियल नोटिस ले लेगी इसका। चलो। अब रूल क्या है, रोड के, जमीन के और समुद्रों के। ठीक है जी, इनका भी जुडिशियल नोटिस रखेगी। ठीक है ना, मेंबर्स एंड ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट, उनका सबका जुडिशियल नोटिस रखेगी। फैक्ट्स एडमिटेड नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। एक बार फैक्ट एडमिट हो गया है, ठीक है जी, एडमिशन आ गया, उसको प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन किंतु परंतु, no fact needs to be proved in any proceedings which the parties thereto or their agents agree to admit at the hearing, या फिर which before the hearing they agreed to admit by any writing under their hands, or which by any rule of pleading in force at the time they are deemed to have admitted by their pleadings। सीधी सिंपल सी बात है। जनरली जो फैक्ट एडमिट हो गया है उसको आपको रिकॉर्ड, सॉरी, प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन किंतु परंतु अगर इन तीन सरकमस्टांसिस के बीच में यदि आ जाता है तो ध्यान रखना, आपको प्रूव करने के लिए कोर्ट कह सकती है। ठीक है ना, चलो। प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट में अपनी डिस्क्रिप्शन में रिक्वायर द फैक्ट्स, जो भी फैक्ट एडमिट हुआ है रिक्वायर कर सकती है कि इसको प्रूव किया जाए, अदरवाइज देन बाय सच एडमिशन। सिर्फ एडमिशन नहीं, अदरवाइज भी प्रूव करने के लिए कोर्ट कह सकती है आप। ठीक है जी। इस पे देखें तो केस, नहीं, नो केस। आओ जी, ओरल एविडेंस, शाबाश। चैप्टर, ध्यान रखना, पार्ट थर्ड के अंदर आ चुके हैं ना। यस, पार्ट थर्ड के अंदर आ चुके हैं 51 से। प्रूफ ऑफ फैक्ट्स बाय ओरल एविडेंस, सारे के सारे फैक्ट्स एक्सेप्ट किनको छोड़कर, कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट को छोड़कर वे प्रूव किए जा सकते हैं ओरल एविडेंस से। ठीक है जी। 55, ओरल एविडेंस टू बी डायरेक्ट। अगर मान लो ओरल एविडेंस से कुछ प्रूव करना है तो ध्यान रखना हमेशा डायरेक्ट होंगे, वो हियर से नहीं होने चाहिए, इनडायरेक्ट नहीं होने चाहिए। ओरल एविडेंस शेल इन ऑल केसेस वट एवर बी डायरेक्ट, डायरेक्ट होनी चाहिए इफ इट रेफर्स टू, अगर वो रेफर होते हैं किसी फैक्ट के विषय में, विच कुड बी सीन, जो देखा जा सकता है, तो वह फैक्ट, वह ओरल एविडेंस, इट मस्ट बी द एविडेंस ऑफ द विटनेस, उस बंदे का होना चाहिए जो कहे कि हाँ उसने देखा है। एक फैक्ट विच कुड बी हर्ड, जो सुना जा सकता था, इट मस्ट बी द एविडेंस, अब वो एविडेंस होना चाहिए। ठीक है जी, उस विटनेस का, हु सेज ही हर्ड इट, जो कहे कि हाँ मैंने सुना है। एक फैक्ट विच कुड बी परसीव्ड बाय एनी अदर सेंस, ठीक है जी, या किसी दूसरी सेंस से परसीव किया जा सके, और इन एनी अदर मैनर, किसी दूसरे मैनर में परसीव किया जा सकते, इट मस्ट बी द एविडेंस, अब वो एविडेंस होना चाहिए, हु सेज, जो कहे, ही परसीव्ड इट, कि वो परसीव करता है वो वाली सेंस, बाय दैट सेंस, और इन दैट मैनर, या फिर उस मैनर के अंदर। An opinion or to the grounds on which that opinion is held. It must be the evidence of the person who holds that opinion on those ground। ठीक है जी, सिंपल सी बात है।
अगर यह ओपिनियन है किसी ग्राउंड के ऊपर, ठीक है जी, जिसपे ओपिनियन हेल्ड हुआ है, तो उस बंदे का होना चाहिए जो कहे कि हाँ मेरा ऐसा ओपिनियन है। प्रोवाइडेड दैट the opinions of experts expressed in any treatise commonly offered for sale, ठीक है जी, ऐसी किताबों के विषय में जो कॉमनली ऑफर्ड फॉर सेल में अवेलेबल है मार्केट के अंदर, एंड द ग्राउंड्स ऑन विच सच ओपिनियन आर हेल्ड, और वो जो ग्राउंड जिनके ऊपर ये ओपिनियन आया है, मे बी प्रूव्ड बाय द प्रोडक्शन ऑफ सच treatise, यह किताबें दिखाकर वो आप ग्राउंड प्रूव कर सकते हो। यदि ऑथर इज डेड, अगर अगर वो ऑथर मर चुका है, या वो ऑथर नहीं मिल सकता है उस किताब का, या फिर वो इनकेपेबल हो गया है एविडेंस देने के लिए, या फिर कैन नॉट बी कॉल्ड एज ए विटनेस, या फिर वो एज ए विटनेस नहीं बुलाया जा सकता है बिना अमाउंट ऑफ डिले और एक्सपेंस के, विच द कोर्ट रिगार्ड्स अनरीजनेबल, जो कोर्ट अनरीजनेबल समझेगी, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, ये वाले ऑफेंसेस जो हैं ये इनडायरेक्ट हो सकते हैं। यह जो भी सेक्शन आपका 55 है, इसका प्रोविजन, इसका एक्सेप्शन है, ध्यान रखना है, ये जो प्रोविजन है ये आपके मेन रूल का एक्सेप्शन है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट, यह भी बता दिया जाता है कि यदि ओरल एविडेंस रेफर करता है एग्जिस्टेंस ऑफ, या फिर कंडीशन है किसी मटेरियल थिंग की, कोई मटेरियल ऑब्जेक्ट है अदर देन द डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट से अलग है, द कोर्ट में यदि ठीक लगता है, कोर्ट को रिक्वायर कर सकती है कि भाई साहब वो आर्टिकल, वो ऑब्जेक्ट ही हमारे सामने प्रोड्यूस कर दिया जाए, किस लिए, इंस्पेक्शन के लिए। ध्यान रखना, ये भी लाइक एन एक्सेप्शन है आपका मेन प्रोविजन का। चलो, प्रूफ ऑफ कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट, यस शाबाश। अब कोई कंटेंट है डॉक्यूमेंट का, उसको कैसे प्रूव करो। कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट में बी प्रूव्ड ईदर बाय प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस। प्राइमरी एविडेंस क्या है 57 में, प्राइमरी एविडेंस का मतलब होता है वह डॉक्यूमेंट स्वयं जो प्रोड्यूस किया गया है इंस्पेक्शन के लिए कोर्ट कोर्ट में। एक्सप्लेनेशन नंबर वन, जहां पर कोई डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किया गया है सेवरल पार्ट्स के अंदर, ईच पार्ट जो है वो प्राइमरी एविडेंस, प्राइमरी एविडेंस है उस। एक्सप्लेनेशन नंबर टू, जहां पर कोई डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किया गया है इन काउंटर पार्ट के अंदर, ठीक है जी, ईच काउंटर पार्ट बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय वन और सम ऑफ द पार्टीज। ध्यान रखना, टेक्निकलिटीज काफी हैं, ठीक है ना, मैं जितना समझाने की उसमें रहूंगा, क्योंकि टाइम बहुत लग जाएगा, टेक्निकलिटीज है, मैं उतना समझाने की आपको कोशिश करूंगा। देखो, काउंटर पार्ट का मतलब क्या होता है, जैसे अपने देश का प्राइम मिनिस्टर जो है वो बाहर जाते हैं, वो बाहर जाकर दूसरे देशों के साथ एग्रीमेंट और ट्रीटीज वगैरह साइन करते हैं, ठीक है जी। तो बेसिकली वो फाइल एक्सचेंज करते हैं साइन करके, तो ये काउंटर पार्ट में देने जाने वाले डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है जी। चलो, जब एक डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किया गया है काउंटर पार्ट के अंदर, तो ईच काउंटर पार्ट बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय वन और सम ऑफ द पार्टीज ओनली, ईच काउंटर पार्ट जो प्राइमरी एविडेंस रहेगा एज अगेंस्ट द पार्टी एग्जीक्यूटिंग इट। जो फाइल हमारे प्राइम मिनिस्टर ने साइन करके दूसरे देश वाले को दी है, वो फाइल के अंदर जो भी कंटेंट लिखा गया है वो प्राइमरी एविडेंस रहेगा हमारे पीएम, हमारे देश के खिलाफ, ठीक है जी। और जो फाइल साइन करके दूसरे देश वाले बंदे ने हमारे देश के प्रधानमंत्री को दी है, या उस देश के प्रधानमंत्री ने हमारे देश के प्रधानमंत्री को दी है, ठीक है जी, तो वो उस देश के अगेंस्ट में, उस देश के प्रधानमंत्री के अगेंस्ट में बेसिकली प्राइमरी एविडेंस रहेगा। इसीलिए जो नेक्स्ट सेक्शन आएगा उसके अंदर इसका बेसिकली इनकंसिस्टेंट या वाइस वर्सा जो रूप आपको देखने को मिलेगा, यानी कि जो डॉक्यूमेंट साइन करके दे रखा है दूसरे देश के प्रधानमंत्री ने हमारे देश के प्रधानमंत्री को, ठीक है जी, तो वो हमारे देश के प्रधानमंत्री के अगेंस्ट में एज ए सेकेंडरी एविडेंस ही होगा। क्यों? क्योंकि वो साइन करके दे रखा है दूसरे देश के प्रधानमंत्री, ठीक है ना। ऐसे ही जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने साइन करके दे रखा है दूसरे देश के प्राइम मिनिस्टर को, ठीक है जी, तो वो उस देश के प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट में बेसिकली सेकेंडरी एविडेंस ही होगा, ठीक है ना। ध्यान, आगे, जहां पर नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स बनाए गए हैं, ठीक है जी, एक यूनिफॉर्म प्रोसेस से, एज इन द केस ऑफ, कैसे, प्रिंटिंग करके, लिथोग्राफी करके, फोटोग्राफी करके, तो ईच इज ए प्राइमरी एविडेंस, हर एक जो है प्राइमरी एविडेंस है किसका, कंटेंट्स का, बाकी बचे हुए। बट जहां पर अगर वो सारी की सारी कॉपियां हैं एक कॉमन ओरिजिनल की, तब दे आर नॉट प्राइमरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द ओरिजिनल, वो ओरिजिनल की
जो कॉपी है आपके पास, उसके में जो कंटेंट लिखा हो उसके अगेंस्ट में प्राइमरी एविडेंस नहीं है। ठीक है जी। देखो जी क्या बोल रहे हैं। ये क्वेश्चन पक्का है इन क्वेश्चन सेक्शंस के ग्रुप में से। देखो जी, जैसे कि अखबार छपता है, ध्यान ध्यान रखना, ये रात को छपता है अखबार। चलो, अखबार छपने के लिए क्या होता है, एक यूनिफॉर्म प्रोसेस है। ठीक है ना। इसी प्रोसेस में हजारों, लेट से भाई 10,000 अखबार छपे हैं। ठीक है ना। ठीक हो गया, 10,000 अखबार छपे हैं, और दूसरी कंडीशन कर लो। मान लो एक मास्टर कॉपी है अखबार की, और उस मास्टर कॉपी से फोटोस्टेट फोटोस्टेट छपी है 10,000। ठीक है ना। दोनों के लिए पढ़ लेना, आओ जाओ दोबारा से पढ़। जहां पर नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर मेड बाय एक यूनिफॉर्म प्रोसेस, एज इन द केस ऑफ प्रिंटिंग, कैसे प्रिंटिंग करके, लिथोग्राफी करके, या फिर फोटोग्राफी करके। ईच, हर एक जो ये डॉक्यूमेंट है, हर एक अखबार जो है वो प्राइमरी एविडेंस रहेगा किसका, कंटेंट ऑफ द रेस्ट। बाकी बचे हुए अखबारों में जो कुछ लिखा उनके लिए प्राइमरी एविडेंस रहेगा, परंतु जहां पर वो सारी की सारी कॉपियां हैं किसी कॉमन ओरिजिनल की, वही दूसरे वाला सिस्टम, तो अब दे आर नॉट प्राइमरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द ओरिजिनल। ओरिजिनल के अगेंस्ट में प्राइमरी एविडेंस नहीं होंगे वो, ध्यान रखना। आगे आगे, जहां पर इलेक्ट्रॉनिक या फिर डिजिटल रिकॉर्ड क्रिएट किया गया है, स्टोर किया गया है, एंड सच, ये जो स्टोरेज है ओकर साइमल्टेनियसली, एक साथ ओकर करी गई साइमल्टेनियसली और सिक्वेंशियली, ठीक है, सीक्वेंस से रखी गई इन मल्टीपल फाइल्स के अंदर, ईच सच फाइल इज अ प्राइमरी एविडेंस। हर एक फाइल जो है वो एक प्राइमरी एविडेंस है। चलो जी, ध्यान रखना। सिंपल, बस इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड के विषय में बात करी गई। लगभग जो 3 के अंदर लिखा गया है, 4 के अंदर वही है लगभग, ध्यान रखना। एक्सप्लेनेशन नंबर 5, जहां पर इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड प्रोड्यूस किया गया है प्रॉपर कस्टडी से, सच इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड प्राइमरी एविडेंस रहेगा जब तक यह डिस्प्यूट ना उठाया गया हो, इसके ऊपर डिस्प्यूट ना उठा दिया गया हो। ठीक है, चलो आ गया। एक्सप्लेनेशन नंबर 6, जहां पर वीडियो रिकॉर्डिंग करी गई है साइमल्टेनियसली, साथ साथ स्टोर्ड करी गई है किसी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर, या फिर ट्रांसमिट करी गई है, या फिर ब्रॉडकास्ट करी गई, या फिर ट्रांसफर करी गई है टू अनदर, ईच ऑफ द स्टोर्ड रिकॉर्डिंग यह प्राइमरी एविडेंस है। ठीक है जी। आजकल बोल देते हैं भाई तू लाइव लाइव दिख रहा है, लाइव दिख रहा है। ठीक है जी, तो ध्यान रखना, जहां पर कहीं ना कहीं तो जाके स्टोर हो रही है वो। ठीक है ना। जो लाइव दिख रहा है, लोगों ने जो लाइव देखा और जहां पर ले जाकर वो स्टोर हुई, वो प्राइमरी एविडेंस हो। जहां पर एक इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड इज स्टोर्ड इन मल्टीपल स्टोरेज के अंदर स्टोर है, स्पेसिस इन ए कंप्यूटर रिसोर्स, ईच सच ऑटोमेटिक स्टोरेज इंक्लूडिंग टेम्परेरी फाइल्स, ये प्राइमरी एविडेंस है। इलस्ट्रेशन, एक बंदा इज शोन टू हैव बीन इन पोजेशन ऑफ ए नंबर ऑफ प्लग कार्ड्स, ठीक है, जिसके पास बहुत सारे प्लग कार्ड्स मिले हैं, सारे के सारे प्रिंटेड हैं एक ही समय पर फ्रॉम एक ओरिजिनल से। एनी वन ऑफ द प्लग कार्ड, कोई भी एक प्लग कार्ड, ठीक है जी, वो प्राइमरी एविडेंस है, जो कंटेंट जो बाकी प्लग कार्ड्स के अंदर लिखा हुआ उनके। परंतु कोई भी एक प्लग कार्ड जो है, जो कॉपी वाला है, वो प्राइमरी एविडेंस नहीं है, जो ओरिजिनल कॉपी है उस प्लग कार्ड। ठीक हो गया। 58 के अंदर आ जाओ, सेकेंडरी एविडेंस के अंदर इंक्लूड रहेंगे वो जो 57 के अंदर लिखे हैं ना, इनके ठीक उल्टे। आओ जी जरा। सेकेंड एविडेंस इंक्लूड सर्टिफाइड कॉपीज, शाबाश, नंबर 1 सबसे पहले सर्टिफाइड कॉपीज under the provision hereinafter contained. Number 2, copies made from the original by mechanical process, which in themselves ensures the accuracy of the copy, and copies compared with such copies. Copies made from और compared with the original, copies बनाई गई हैं और साथ साथ में, या फिर सॉरी, या फिर कंपेयर करी गई ओरिजिनल से। काउंटर पार्ट्स वाले डॉक्यूमेंट जो कि अगेंस्ट द पार्टीज हैं, जिसने उसको एग्जीक्यूट नहीं किया है, वही एक्सप्लेनेशन नंबर
टू का वाइसा वर्षा 4 के अंदर आ चुका है 58 की। नंबर 5, ओरल अकाउंट है किसी कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट का जो कि दिया गया है किसी बंदे के द्वारा जो कहता है कि हाँ मैंने उस डॉक्यूमेंट को देखा है। ओरल एडमिशन, शाबाश। रिटन एडमिशन, शाबाश। नंबर 8, एविडेंस ऑफ ए पर्सन हु हैज, जिसने एग्जामिन किया उस डॉक्यूमेंट को, द ओरिजिनल ऑफ विच कंसिस्ट ऑफ नंबर्स ऑफ अकाउंट। ओरिजिनल जो है वो बहुत बड़े अकाउंट, बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, और अदर डॉक्यूमेंट्स विच कैन नॉट बी कन्वीनियंटली बी एग्जामिन, जो इतने ज्यादा डॉक्यूमेंट है कन्वीनियंटली एग्जामिन ही नहीं हो सकते हैं। एंड हु इज स्किल्ड इन एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, तो किसी एक्सपर्ट को बुलाकर उन डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिन करवा लिया है उस बंदे ने जो कुछ बताया है, वो ध्यान रखना वो सेकेंडरी एविडेंस है। स्टार लगा लेना इन पे। सेक्शन 57 इलस्ट्रेशन, सेक्शन 58 इलस्ट्रेशन, कुछ भी नहीं छोड़ना है, कहीं से भी आ सकता है। इलस्ट्रेशन, एक फोटोग्राफ है किसी ओरिजिनल से, ठीक है जी, इज सेकेंडरी एविडेंस, वह सेकेंडरी एविडेंस है किसका, इसके कंटेंट्स का। दो द टू हैव नॉट बीन कंपेयर्ड, यद्यपि दोनों के दोनों कंपेयर नहीं हुए हैं। इफ इट इज प्रूव दैट, यदि ये प्रूव हो गया कि द थिंग फोटोग्राफ वाज द ओरिजिनल, जो चीज की फोटो कॉपी मतलब फोटो खींची गई है वो ओरिजिनल ही थी, ठीक है ना, उसको कंपेयर करो चाहे मत करो। एक कॉपी जो कि कंपेयर्ड विद कॉपी ऑफ ए लेटर मेड बाय ए कॉपी मशीन इन किसी सेकेंडरी एविडेंस के अंदर ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द लेटर। इफ इट इज शोन दैट, यह दिखाया गया है कि कॉपी मेड बाय द कॉपिंग मशीन वाज मेड फ्रॉम द ओरिजिनल, किससे बनाई गई है, ओरिजिनल से बनाई गई है, ठीक है जी, सही बात है जी। सी, एक कॉपी जो कि ट्रांसक्राइब्ड है फ्रॉम ए कॉपी, किसी कॉपी से, बट आफ्टरवर्ड कंपेयर कर ली गई है ओरिजिनल के साथ, वह भी सेकेंडरी एविडेंस बन जाएगा। परंतु कॉपी जो इस तरीके से कंपेयर नहीं करी गई है वह सेकेंडरी एविडेंस भी नहीं है, ध्यान रखना ओरिजिनल का। ऑल्दो, यद्यपि कॉपी विच इट वाज ट्रांसक्राइब्ड वाज कंपेयर्ड विद द ओरिजिनल, हालांकि जो कॉपी बनाई गई है, ठीक है जी, वो कंपेयर करी गई ओरिजिनल से, ध्यान रखना। ये स्पेसिफिक स्टार लगा लेना सी के ऊपर। नीदर, ना ही एक ओरल अकाउंट कॉपी का जो कि कंपेयर किया गया है ओरिजिनल से, ना ही एक ओरल अकाउंट किसी फोटोग्राफ का, या फिर मैकेनिक या मशीन कॉपी का ओरिजिनल का, वह सेकेंडरी एविडेंस है ऑफ द ओरिजिनल, ध्यान रखना, नहीं है, नीदर लिखा हो। 59, प्रूफ ऑफ द डॉक्यूमेंट बाय प्राइमरी एविडेंस, स्टार लगा लेना। डॉक्यूमेंट शैल बी प्रूव्ड बाय प्राइमरी एविडेंस एक्सेप्ट इन द केस इन आफ्टर मेंशन। देखो जी, अगर कोई डॉक्यूमेंट प्रूव करना है तो प्राइमरी एविडेंस से ही प्रूव करोगे, लेकिन किंतु परंतु अगर नहीं है और वो सेक्शन 60 के एक्सेप्शन में फॉल होता है तो ही बस आप सेकेंडरी एविडेंस लगा सकते हो, अन्यथा आप नहीं लगा सकते। Secondary evidence may be given of the existence, condition, or contents of a document in the following cases, namely, जब the original is shown or appears to be in the possession of court power, ठीक है जी, जब यह बता दिया जाए कि ओरिजिनल जो है वो पोजेशन ऑफ पावर में किसकी, ऑफ द पर्सन अगेंस्ट, जिसके अगेंस्ट में डॉक्यूमेंट प्रूव करने की बात हो रही है उसी के पास ही ओरिजिनल पड़ा है, तो हमारे पास तो है ही नहीं जी, और वो क्यों देगा हम अपने अगेंस्ट में डॉक्यूमेंट। एनी पर्सन आउट ऑफ द रीच, किसी ऐसे बंदे के पास है वो डॉक्यूमेंट जो आउट ऑफ द रीच है और नॉट सब्जेक्ट टू द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट, और यानी इस कोर्ट की विषय वस्तु नहीं है वो बंदा। ऑफ एनी पर्सन लीगली बाउंड टू प्रोड्यूस इट, या फिर कोई ऐसा बंदा है जो लीगली बाउंड टू प्रोड्यूस इट है लेकिन वो प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, ठीक है जी, तो फिर क्या करें, फिर सेकेंडरी एविडेंस दोगे। एंड व्हेन आफ्टर द नोटिस मेंशन इन सेक्शन 64, और सेक्शन 64 का नोटिस भी मिल चुका है, ठीक है जी, और वो बंदा प्रोड्यूस नहीं कर रहा उस डॉक्यूमेंट भी, और कब, जब एग्जिस्टेंस, कंडीशन या कंटेंट्स ऑफ द ओरिजिनल हैव बीन प्रूव्ड टू बी एडमिटेड इन द राइटिंग बाय द पर्सन अगेंस्ट whom इट इज प्रूव्ड और बाय हिज रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट। बिल्कुल ठीक बात है जी। जब एग्जिस्टेंस, कंडीशन, कंटेंट्स ऑफ द ओरिजिनल हैव बीन प्रूव्ड टू बी एडमिटेड, एडमिटेड डॉक्यूमेंट है भाई साहब, उसका ओरिजिनल लगा के करोगे क्या, क्योंकि वो तो कभी सवाल का कारण बन ही नहीं पाएगा। जब ओरिजिनल हैज बीन डिस्ट्रॉयड हो गया है या फिर गुम हो गया है, और जो पार्टी ऑफर कर रही है सेकेंडरी एविडेंस उसका कसूर नहीं है उसके गुम होने में और उसको खराब होने में, ठीक है ना। डी, व्हेन द ओरिजिनल इज ऑफ सच ए नेचर एज नॉट टू बी इजीली मूवेबल, भाई साहब बहुत, डी के अंदर बहुत डील डोल भारी है, उस डॉक्यूमेंट का नहीं हिलाया जा सकता, ठीक है जी, लाखों करोड़ों कागज हैं, ठीक है जी, अब कोर्ट क्या करेगी ओरिजिनल मंगवा के, ठीक है जी, जज साहब कहाँ बैठेगा, ठीक है ना, कोई बात नहीं, फिर क्या बोलेंगे, सेकंड ले लिया।
जब ओरिजिनल क्या है, एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 74, यस, अगर कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट है तो ओरिजिनल को पढ़ा रहे हैं तो सर्टिफाइड कॉपी मंगवा लो। when the original is a document of which एक certified copy जो permitted है by this अधिनियम, इस अधिनियम के द्वारा, और by any other law for the timing in force इन इंडिया टू बी गिवन इन एविडेंस, और वो एविडेंस में दिए जा सकते हैं जी। जब ओरिजिनल कंसिस्ट करते हैं न्यूमरस अकाउंट्स के अंदर और अदर डॉक्यूमेंट्स व्हिच कैन नॉट बी कन्वीनियंटली बी एग्जामिन्ड इन द कोर्ट, कोर्ट के अंदर ले जाकर एग्जामिन नहीं कर सकते हैं, ठीक है जी। एंड द फैक्ट टू बी प्रूव्ड इज द जनरल रिजल्ट, और जो कोर्ट के सामने जो प्रूव करना है वो तो सिंपल एक जनरल रिजल्ट है। उन डॉक्यूमेंट भैया लाखों जो डॉक्यूमेंट है उसका रिजल्ट तो भैया एक रिपोर्ट बनेगी, वो तो 15-20 पेजेस की एक रिपोर्ट बन जाएगी। तो कोई बात नहीं, एग्जामिन बाहर करवा लो और ये रिपोर्ट बना के, ठीक है जी, ये आप करवा दो, ठीक है ना। और इसके इस रिपोर्ट को प्रूव करने के लिए उनकी सेकेंडरी कॉपीज आप लगा सकते। एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पसेस ऑफ क्लोज ए सी एंड डी, डी में बहुत बड़े बड़े डॉक्यूमेंट, ठीक है जी, सी में चोरी हो गया है या फिर सी से खराब हो गया है, ठीक है जी, और कौन कौन सा था, ए भी था क्या? हाँ, और ए में सीधा सिंपल भैया कब्जे में है ए के, क्या होगा, सेकेंडरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट एडमिसिबल रहेगा। क्लोज बी के अंदर, क्लोज बी क्या है, एडमिटेड फैक्ट का, ठीक है ना। रिटन एडमिशन इज एडमिसिबल, इसके अंदर रिटन एडमिशन एडमिशन जो है वो एडमिसिबल हो जाएगा। ई और एफ के अंदर देखो, ई के अंदर क्या है, पब्लिक डॉक्यूमेंट, एफ के अंदर क्या है, हाँ सर्टिफाइड कॉपी का, ठीक है जी, क्या होगा, सर्टिफाइड कॉपी डॉक्यूमेंट की, ठीक है जी, बट नो अदर काइंड ऑफ सेकेंडरी एविडेंस, इसको अंडरलाइन करना, सिर्फ सर्टिफाइड कॉपी, इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है जी, एडमिसिबल रहेगी। जी के अंदर, जी के अंदर है भाई साहब बहुत बड़ा गाड़ी भर के डॉक्यूमेंट आएंगे, ठीक है जी, चलो जी, एविडेंस में बी गिवन एज टू द जनरल रिजल्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट बाय एनी पर्सन हु हैज एग्जामिन्ड देम एंड हु इज स्किल्ड इन द एग्जामिनेशन, ठीक है जी। अब सीधा सिंपल एग्जामिनेशन रिपोर्ट आ जाएगी उसकी, ठीक हो गया। चलो जी। हम्म, इसके अंदर जो सवाल पूछा जाता है वो है भैया, न्यूज़पेपर का हो गया, फोटो का हो गया, कार्बन कॉपी का पूछते हैं, एक सेकंड रुको मैं ढूंढ लूँ जरा, लिखा हुआ चेक 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 चेक। देखो जी सवाल क्या है, सवाल ये है, मान लो एक कार्बन कॉपी है, आई होप कार्बन कॉपी का आपको पता होगा, ठीक है जी। एक कार्बन कॉपी है, सिर्फ ये कॉपी है, इस कार्बन कॉपी को बेसिकली आप क्या लगाओगे, इसको आप प्राइमरी एविडेंस लगाओगे, सेकेंडरी एविडेंस लगाओगे, ठीक है जी। क्या लगाना चाहिए इसको, कोई है बच्चा जो जवाब दे। हाँ जी, एनीवन। कार्बन कॉपी पहले तो बताओ, कार्बन कॉपी पता है ना कार्बन कॉपी क्या होती है? क्योंकि आजकल के बच्चों को अगर मैं जब मैं बोलता हूँ कि कार्बन कॉपी बताओ तो उनको नहीं पता होती कार्बन कॉपी क्या है, क्योंकि टेक्नोलॉजी थोड़ी सी आगे बढ़ गई। कार्बन कॉपी बेसिकली क्या होता है, पुराने समय में क्या करते थे, जो कागज रहता था उसके नीचे ऐसी ब्लू शीट आती थी, ठीक है जी, ब्लू या ब्लैक कलर की शीट आती थी, ठीक है जी, उसको रख के नीचे भी एक कागज लगा लेते थे, तो इस कागज के ऊपर जो लिखते थे, और बीच में ये कागज होता था, कागज नंबर 1,
ये कार्बन कॉपी, कार्बन का कागज, और ये तीसरा कागज, ठीक है ना। जो भी यहाँ पर लिखते थे वो ऑटोमेटिक एग्जैक्टली यहाँ पर छप जाता था। ठीक है जी। आई होप शायद कुछ मैसेज आया है, देखो अगर। हम्म। ठीक है जी, सेकेंडरी, शाबाश। ठीक है जी। चलो, पर से सेकेंडरी है, ठीक है ना। चलो मैं थोड़ा सा स्पेसिफिक करता हूँ सवाल। प्राइमरी एविडेंस रहेगा, सेकेंडरी एविडेंस रहेगा, या कुछ भी नहीं रहेगा? ध्यान रखना, कुछ भी नहीं रहेगा। ना प्राइमरी रहेगा ना सेकेंडरी रहेगा। क्यों है ऐसा? क्योंकि कॉपी बना तो गई दी गई है लेकिन कंपेयर नहीं करी गई है। ठीक है जी। सिंपल रहेगा। सही, ध्यान रखना, ये कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है। मैं और फिर एक बार मैनिपुलेट करता हूं, सवाल का जवाब बदल जाएगा। लेट से कार्बन कॉपी से डॉक्यूमेंट बनाया गया है, ठीक है जी। और ये जो कार्बन कॉपी है, ठीक है जी, इसके ऊपर दोनों पार्टीज ने साइन कर दिए हैं अपने अपने। ये लो जी, इसको एग्जीक्यूट भी कर दिया है। तो अगेन, प्राइमरी, सेकेंडरी, या कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं। ध्यान रखना, प्राइमरी हो जाएगी। ठीक है ना। उसी समय बनी है। ठीक है जी। और अपने आप में गारंटी है, क्यों? साइन भी कर दिए हैं। आ गया। सही हो गया। चलो जी, आगे आ जाओ। इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड, शाबाश। ठीक है, 65, 65। चलो, सिंपल। 62, सिर्फ हेडिंग से, स्पेशल प्रोविजन एज टू द एविडेंस रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। 63, एडमिसिबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। ध्यान रखना, जो 65B का सर्टिफिकेट पहले आता था, वो 63 का सर्टिफिकेट आता है। ठीक है जी। सिंपल, इतना ही याद कर लेना। और इसके ऊपर केस लो लिख लो एक। केस का नाम लिखो, अनवीर। अनवीर ही है शायद, यस। अनवीर पीवी वर्सेस पी के बशीर। 2015 सुप्रीम कोर्ट। इसी के साथ साथ में एक केस लो और लिख लो, विक्रम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। 2017। ध्यान रखना, ये जो विक्रम सिंह का केस है, ये उर्फ कर लो, विक्की वालिया के नाम से भी आ जाता है, विक्की वालिया वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ये कार्बन कॉपी का लिख लो, कार्बन कॉपी का जो केस आपको कराया था उसका केस लिख लो, मोहिंदर सिंह। 2019 सुप्रीम कोर्ट। चलो आगे आ जाओ। ध्यान रखो, सेक्शन 64 के अंदर सिर्फ नोटिस लिखा हुआ है। इसके अंदर बेसिकली क्या बताया गया है? इसके अंदर सीधा सिंपल सा एक प्रोसीजर बताया गया है। मान लो ये दो पार्टी की केस है, ए वर्सेस बी। ठीक है जी। अब देखो, एविडेंस तो दोनों ने देना है, ठीक है ना। ये भी एविडेंस देगा, ये भी एविडेंस देगा। लेट्स एक सिंपल एग्जांपल कर लेते हैं, इसको एविडेंस देना है और एक डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट के कंटेंट प्रूव करने हैं। तो ये डॉक्यूमेंट इटसेल्फ लगाना पड़ेगा, लेकिन ये डॉक्यूमेंट जो है इसके पास है, बी के पास है। अब ये तो डॉक्यूमेंट देने वाला नहीं है अपने अगेंस्ट में, ठीक है। तो क्या करता है, ए को अब सेकेंडरी एविडेंस लगाना है। ध्यान रखना, सेकेंडरी एविडेंस कब लगेगा? पहले ए को सबसे पहले कोर्ट को बताना पड़ेगा कि मेरे पास नहीं है, और साथ साथ में जो अपोजिट पार्टी है उसको नोटिस देना पड़ेगा। सेक्शन 64 का नोटिस दिया जाएगा कि भैया ये डॉक्यूमेंट दे दे तू, ठीक है ना, बाद में मत बोलना, ठीक है ना।
अब ये दो चीजें करेगा, या तो ये डॉक्यूमेंट दे देगा या फिर डॉक्यूमेंट नहीं देगा। अगर डॉक्यूमेंट दे देगा तो कोई टेंशन नहीं, ओरिजिनल आ चुका है, प्राइमरी एविडेंस बन जाएगा, सवाल खत्म। अगर ये डॉक्यूमेंट नहीं देगा तो आप सेकेंडरी एविडेंस ये लगाने के लिए एंटाइटल्ड हो जाए। ठीक हो गया? चलो, 64 के अंदर सिर्फ ये नोटिस जा रहा है। सिर्फ हेडिंग पढ़ रहा हूँ, प्रूफ ऑफ सिग्नेचर एंड हैंड राइटिंग ऑफ द पर्सन अलेज्ड टू हैव साइंड और रिटन डॉक्यूमेंट। ठीक है जी, बिल्कुल सही बात है जी। प्रूफ एज टू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सिर्फ हेडिंग से कर रहा हूँ। प्रूफ ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी टेस्टेड। आओ जी, अब यहाँ से प्रोबेशन शुरू हो रहा है। यदि एक डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी टेस्ट, सिर्फ टेस्ट होना है, रजिस्टर होने की आवश्यकता नहीं है ऐसे डॉक्यूमेंट की। ठीक है जी। इट शैल नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस, वो एज एन एविडेंस यूज नहीं करा जाएगा अनटिल, जब तक कि कम से कम, अंडरलाइन करो, एक अटेस्टिंग विटनेस उस डॉक्यूमेंट का एटलीस्ट हैज बीन कॉल्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रूविंग इट्स एग्जीक्यूशन, जब तक उसको बुला के प्रूविंग फॉर एग्जीक्यूशन ना करवा दी जाए। इफ देयर बी एन अटेस्टिंग विटनेस, जब तक, अगर कोई अटेस्टिंग विटनेस अलाइव, जिंदा नहीं है, एंड सब्जेक्ट टू द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट और केपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस नहीं है। ठीक है जी। एक सेकेंड। कम से कम एक तो बुलाना पड़ेगा, ध्यान रखना, बार बार सवाल आ जाता है, स्टार लगा लेना सेक्शन के ऊपर, ये पैट सेक्शन है एचपीएससी का। कम से कम एक अटेस्टिंग विटनेस किसका, वसीयत का बुलाना पड़ेगा। अगर आपको वसीयत प्रूव करवानी है, विल प्रोवेट करानी है, तो प्रोवाइडेड दैट, प्रति ये बता दिया जाता है, इट शैल नॉट बी नेसेसरी, यह जरूरी नहीं है, टू कॉल एन अटेस्टिंग विटनेस के अटेस्टिंग विटनेस को बुलाया जाए इन प्रूफ ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, किसी डॉक्यूमेंट के अटेस्टेशन को प्रूव करने के लिए। नॉट बीइंग ए विल, अगर वो विल नहीं है तो, विच हैज बीन रजिस्टर्ड, जो कि रजिस्टर्ड हो चुका है वो वाला डॉक्यूमेंट, इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, अनलेस, जब तक कि उसकी एग्जीक्यूशन बाय द पर्सन बाय whom it proposed to have been executed specially denied। सिंपल ये कह रहे हैं कि अगर एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो अकॉर्डिंग टू द लॉ अटेस्ट होने वाला था, रजिस्टर होने वाला नहीं था, और वो डॉक्यूमेंट वसीयत नहीं है, तो आपको किसी भी अटेस्टिंग विटनेस को बुलाने की आवश्यकता नहीं। ठीक है ना? इसी का ही अगर वाइस वर्सा मीनिंग में निकालूं, अगर वो डॉक्यूमेंट का नाम वसीयत है, तो ध्यान रखना, आपको कम से कम एक अटेस्टिंग विटनेस फॉर द पर्पस ऑफ प्रोबेशन ऑफ द विल आपको बुलाना ही पड़ेगा कोर्ट के अंदर। प्रूफ, जहां पर कोई भी अटेस्टिंग विटनेस नहीं मिलता है, जहां पर कोई भी अटेस्टिंग विटनेस कैन नॉट बी फाउंड, नहीं मिल सकता, इट मस्ट बी प्रूव्ड, यह प्रूव होना चाहिए दैट के अटेस्टिंग ऑफ वन अटेस्टिंग विटनेस, ठीक है जी, अटेस्टेशन है ना वो एक अटेस्टिंग विटनेस का, एटलीस्ट वो हैंड राइटिंग में है, और दैट यह के सिग्नेचर ऑफ द पर्सन, जो सिग्नेचर है बंदे के, एग्जीक्यूटिंग द डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट कर रहा है, इज इन दी हैंड राइटिंग ऑफ दैट पर्सन, उस बंदे की हैंड राइटिंग में है। ठीक है जी, सीधी सिंपल सी बात है। जो यानी कि, अब लेट से कोई अटेस्टिंग विटनेस नहीं है तो नॉर्मल विटनेस है बेसिकली, अब उसको बुलाना पड़ेगा, अगर अटेस्टेशन वाला ही डॉक्यूमेंट है। मान लो अटेस्टिंग विटनेस नहीं मिल रहा, जिसने वो डॉक्यूमेंट अटेस्ट किया है, ठीक है, कोई बात, नॉर्मल विटनेस जिसने वो अटेस्टेशन विटनेस वाला उसको अटेस्ट किया, ठीक है जी, उसको बुलाना। प्रूफ, जब अटेस्टिंग विटनेस डिनाई कर देता है एग्जीक्यूशन को, यदि अटेस्टिंग विटनेस डिनाई कर देता है और डज नॉट रिकलेक्ट, या फिर वो याद नहीं कर पाता है एग्जीक्यूशन ऑफ द डॉक्यूमेंट को, इट्स एग्जीक्यूशन में बी प्रूव्ड बाय अदर एविडेंस, तो दूसरे एविडेंस से अब प्रूव करना पड़ेगा आपको। ठीक है ना? प्रूफ ऑफ द डॉक्यूमेंट कैन नॉट बी रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी टेस्टेड। ठीक है जी। उनको कैसे प्रूव करोगे जो नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड है? सीधी सिंपल सी बात है, एक एन अनअटेस्टेड डॉक्यूमेंट नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड मे बी प्रूव्ड एज इफ इट वाज अनअटेस्टेड, ऐसे ही प्रूव किया जाएगा जैसे कि अनअटेस्टेड हो। 72 के अंदर कंपेरिजन, कोर्ट अपने सामने ही किसी को बोल देगी भाई स्पेसिमेन दे दे तेरी हैंडराइटिंग का, ठीक है जी, और कोर्ट खुद से ही कंपेयर करके देख लेगी। ठीक है ना? चलो,
प्रूफ एज टू वेरिफिकेशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर, सिर्फ हेडिंग से कर लो। आओ जी। 74, पब्लिक एंड प्राइवेट डॉक्यूमेंट। ठीक हो गया। चलो। प्रोबेशन ऑफ विल में लिख लो जरा केस लो। जानकी नारायण होयर वर्सेस नारायण नामदेव कदम। 2003 सुप्रीम कोर्ट। पूरा प्रोबेशन का प्रोसीजर समझाया गया है इस केस के अंदर, प्रोबेशन ऑफ विल का। हम्म। आओ जी। पब्लिक एंड प्राइवेट डॉक्यूमेंट। चलो। देखो जी। कल जो है पब्लिक एंड प्राइवेट डॉक्यूमेंट हम यहां से शुरू करेंगे। ठीक है जी। थोड़ा सा समय लगेगा, 10 एक मिनट इन दोनों सेक्शन को करने में। फिर ध्यान रखना सेक्शन 76 से लेकर सेक्शन 93 तक इट विल टेक ओनली 5 मिनट्स। ठीक है जी। फिर आपको तकरीबन 10 से 15 मिनट जो है सेक्शन 94 से लेकर आपको 103 तक लगेगा। ठीक है जी। कल जो है टारगेट मेरा रहेगा कि अगर ये सारा का सारा निपटता है, ठीक है ना, क्योंकि प्रिविलेज डॉक्यूमेंट्स वगैरह। अब इसके अंदर क्या करना है अपने को बेसिकली, जैसे बहुत सारे सेक्शन ऐसे निकलेंगे जिसको सारा का सारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, वो अनटच्ड नहीं रह सकते हम, ठीक है ना, तो फटाफट फटाफट एक बड़ी फास्ट उसमें मतलब एनचेंटिंग टाइप में हम उसको एक बार रिपीट कर लेंगे। और जो भी कीवर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन कर लेंगे। ठीक है जी। कल आपका बेसिकली टीबीएस से निपट जाएगा। केसेस बहुत कम हैं जो अपने को करने हैं इसके अंदर। ठीक है जी। हाँ, पढ़ना एक आधा सेक्शन को पड़ेगा। ठीक है जी। एक आधे क्या मतलब आप यू लगाओगे लगभग 70% आपको पढ़ना पड़ेगा ही। ठीक है ना। बहुत सारा 30% जो है वो अदरवाइज ही निकल जाए। ठीक हो गया। चलिए, ठीक है। सही। तो किसी की कोई क्वेरी है तो वो पूछ सकता है। नहीं है अगर, तो निपटाओ जरा इसको। सही। कल आपका मोस्ट प्रोबेबली मैं खत्म करवा दूंगा सेक्शन 35। चलो जी, सेक्शन 35 देख लो। देखो जी, मैं आपको मोटा मोटा सा बताने की कोशिश करता हूं। देखो, ये जो हम पार्ट सेकंड कर रहे हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखो, हम वो वाला पार्ट कर रहे हैं जो हमको बताता है कि कौन सा एविडेंस रिलेवेंट है और कौन सा एविडेंस रिलेवेंट नहीं। जो सेक्शन 34 से 38 तक का जो प्रोविजन है उसके अंदर हमको एविडेंस एक्ट या फिर टीबीएस से बताता है या कोशिश कर रहा है कि कौन सी वाली जजमेंट जो हो चुकी हैं, कौन से वाले डिक्री ऑर्डर्स जो हो चुकी हैं पहले, कौन सी रिलेवेंट रहेंगी और कौन सी इरिलेवेंट रहेंगी। कौन सी रिलेवेंट प्लस कॉन्क्लूसिव रहेंगी, कौन सी ओनली रिलेवेंट रहेंगी, कॉन्क्लूसिव नहीं रहेंगी, कौन सी जजमेंट इरिलेवेंट रहेंगी। ठीक है ना। तो बेसिकली आपको सेक्शन जो 34 है उसके अंदर सिंपल ये बता दिया जाता है कि एग्जिस्टेंस है किसी भी जजमेंट की, किसी भी ऑर्डर की या फिर किसी भी डिग्री की, ठीक है जी, जो लॉ के द्वारा प्रिवेंट करी गई है। ठीक है जी। एनी कोर्ट फ्रॉम टेकिंग कॉग्निजेंस, ठीक है जी, कोर्ट उसके ऊपर कॉग्निजेंस ना ले किसी भी सूट के अंदर, किसी भी होल्डिंग या फिर ट्रायल के अंदर। यह एक रिलेवेंट फैक्ट है, यह रिलेवेंट फैक्ट है व्हेन
द क्वेश्चन इज वेदर सच कोर्ट ought टू टेक cognizance ऑफ सच सूट और टू होल्ड सच ट्रायल। ठीक है जी, जब क्वेश्चन क्या आता है कि क्या उसके पास कैपेसिटी है, ठीक है ना। अब सीधी सिंपल सी बात है, कैपेसिटी का सवाल आ गया, या फिर सीधा सिंपल क्या है, रेस जुडिकेटे का सवाल आ गया है क्या, कि भैया ये केस डिसाइड हो चुका है या नहीं डिसाइड हो चुका है। ठीक है जी। अब मान लो, अब आपको ये बताना हो कि भैया ये केस डिसाइड हो चुका है पहले, तो आप क्या दोगे, इस नई कोर्ट को आप पुराने कोर्ट की जजमेंट डिक्री ऑर्डर ही दोगे। ठीक है ना, तो वो जजमेंट ऑर्डर डिक्री जो रेस्ट जस्टे की प्ली को प्रूव करने के लिए चाहिए, वो रिलीवेंट करती है सेक्शन 34 के अंदर। सेक्शन 35 के अंदर चार प्रकार की जजमेंट है, जो कि प्रोबेट के केस में, मैट्रिमोनियल के केस में, एडमिरलिटी के केस के अंदर, इंसॉल्वेंसी के केस के अंदर। ठीक है ना, इंसॉल्वेंसी के केस के अंदर ये चार प्रकार के केस ऐसे बता दिए कि इन केस के अंदर यदि कोई जजमेंट आ गई है और नए किसी केस के अंदर उस पुराने एडमिरल केस की, इंसॉल्वेंसी वाले, मैट्रिमोनियल के केस की, ठीक हो गया, प्रोबेशन वाले केस की अगर जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना, तो जजमेंट के द्वारा यह प्रूव करवाया जा सकता है। जैसे कि मान लो एक लड़का लड़की झगड़ रहे हैं, फिर ये देखो जी, इसने दूसरी शादी कर ली है, एक लड़की आ गई है फेरों के अंदर पहुंच गई है और वो कोर्ट के सामने पहुंच गई क्या, कि जी दूसरी शादी कर रहा था, मैंने इसको वहीं से पकड़ लिया रंगे हाथों और इसके ऊपर बाईगामी का केस चलाओ। ठीक है ना, लड़का कोर्ट के अंदर पेश होता है, वो बोलता है देखो जी मेरा और इसका डाइवोर्स हो चुका है। ठीक है जी, क्या करेगा वो डाइवोर्स प्रूव करवाने के लिए, क्योंकि उसको तो बचना है, बाईगमी तो करी नहीं उसने, तो वो क्या करेगा, वो डाइवोर्स वाली डिग्री, वो डाइवोर्स वाला ऑर्डर जजमेंट, वो क्या कोर्ट के सामने, नई कोर्ट के सामने, क्रिमिनल कोर्ट के सामने रख देगा। जैसे ही क्रिमिनल कोर्ट के सामने ये जजमेंट आएगी जिसके अंदर कंपिटेंट सिविल कोर्ट ने डिसाइड कर दिया कि भैया ये आज से पति पत्नी, एक पर्टिकुलर डेट से पति पत्नी नहीं है, उसी समय ये केस खत्म हो जाएगा, कॉन्क्लूसिव है ये जजमेंट। ठीक हो गया। ऐसे ही किसी दूसरी कोर्ट ने किसी को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया, एक वसीयत जो है प्रोबेट मान चुकी है कोर्ट, ठीक है जी, ये एडमिरल्टी, ये अपना ये फौज फादी से, मान लो कोई सिपाही है, भगोड़ा है, ठीक है जी, अब क्या है, ये कॉन्क्लूसिव प्रूफ के जैसे यूज हो जाएगा। ये सिर्फ 35 के अंदर लिखा है, ज्यादा भड़क लेने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ ये चार चीज याद रखना, IMAP, P फॉर प्रोबेट, M फॉर मैट्रिमोनियल, ठीक है जी, A फॉर एडमिरल्टी, आई फॉर इंसॉल्वेंसी, सिर्फ इतना याद रखना, IMAP, आई एम असिस्टेंट प्रोसिक्यूटर, IMAP से याद रखना। ठीक है ना, बस इतना काफी। हाँ, दूसरी चीज जो क्या है, सेक्शन 35 के अंदर ये जजमेंट कॉन्क्लूसिव रहेगी। ठीक है ना, बाकियों के अंदर सब जगह रिलेवेंट रिलेवेंट बोल रहे हैं, इसमें रिलेवेंट प्लस कॉन्क्लूसिव, यहाँ रिलेवेंट आ गया और नीचे कॉन्क्लूसिव आ गया। ठीक है ना, यहाँ पर रिलेवेंट हो जाएगा, बट ये तो स्पेसिफिकली कह रहे हैं बट नॉट कॉन्क्लूसिव प्रूफ। ठीक हो गया, इस तरीके से कर लो। ध्यान रखो, इस एक्ट के बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट निपटवाऊंगा। ठीक है जी, थोड़ा सा 2-1 दिन का आपको थोड़ा सा रिलैक्स सा मिल जाएगा, क्योंकि फिर CPC जो है इसमें वही 4-5 दिन लगेंगे। वो कंप्लीट करने के बाद एक चीज और बता दूं, कल जो है बेसिकली सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का भी 1-2 घंटे का लेक्चर है। ठीक है ना, तो 2 घंटे के लेक्चर के अंदर बेसिकली वो मैं डाल चुका हूँ। ठीक है ना, वो देख लेना प्लीज। ठीक है ना, वो लेक्चर लगा लेना और उसके सवाल वगैरह भी निपटा लेना। जैसे ही ये निपट जाएगा, ठीक है जी, आपकी 2 से 3 क्लासेस जो है हरियाणा जीके की पेंडिंग है। ठीक है जी, वो डलवाई जाएंगी। ठीक है जी, और साथ साथ में आपके टेस्ट वगैरह शुरू हो जाएंगे, तो थोड़ा सा बकल अप कर लेना। ठीक है ना, चलो, सी यू टुमारो।